हेलो फ्रेंड्स, एबीएफएम का यूनिट 3 का पार्ट 5 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक हमारा मैनेजमेंट ऑफ चेंज। चेंज मैनेजमेंट क्या होता है, तो सिंपल सी यहाँ डेफिनेशन ली है। जैसे कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी चेंज होने जा रहा है, जैसे अगर हम बात करें बैंकों की, तो वहाँ पे कंप्यूटर्स लाए गए थे, तो वो चेंज किया गया था। उस चेंज को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि कोई भी चीज़ नई होने जा रही होती है ना, तो वहाँ के जो एम्प्लॉय है वो रजिस्ट करते हैं। अगर बैंकों की बात करो तो यूनियन ने भी इसका स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस किया था, मतलब मना किया जाता है। क्योंकि हर कोई क्या चाहता है, जैसे मान लीजिए एक मैथ्स का टीचर है तो उसको पूरी मैथ्स की बुक आती है, और अगर उस मैथ्स के टीचर को बोला जाए कि तुम एक काम करो, मैथ्स के साथ तुम कोई सब्जेक्ट है, मान लीजिए वो पढ़ाना, मान लीजिए उसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से जो है अपना ग्रेजुएशन किया, तो उसको तीनों सब्जेक्ट आते हैं क्योंकि उसने अपना उससे ग्रेजुएशन किया, बट उसको मैथ्स पसंद है तो उसने मैथ्स पढ़ानी शुरू की। अब प्रिंसिपल ने बोला कि तुम्हारा ग्रेजुएशन फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी, एक काम करो, फिजिक्स के टीचर की वैकेंसी है यहाँ पे, तो फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दो। ठीक है, मैथ्स के टीचर ऑलरेडी बहुत है, ऐसा कुछ प्रिंसिपल ने बोला। तो मैथ्स के टीचर को तो पूरी किताब आती है मैथ्स की, उसको मालूम है कहाँ पे क्या फॉर्मूला है, तो उसके दिमाग में पूरा मैथ्स बसा हुआ है। उसको अचानक से नई किताब पढ़नी पड़े तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। तो जो टीचर होगा वो कोशिश करेगा कि नहीं नहीं, मेरे को मैथ्स ही पढ़ाना है, मैं इसी वो कोशिश करेगा पूरी की कंटिन्यू करेगा कि जो प्रिंसिपल ने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए कि तुम अब से फिजिक्स की तैयारी करो, फिजिक्स पढ़ाओ बच्चों को, तो वो उसके लिए चेंज हो जाएगा कि तुम्हारे को बदलना है। और हर कोई क्या चाहता है, हर कोई अपने कंफर्टेबल जो जोन है उसमें रहना चाहता है। अगर आपको कंफर्टेबल जोन से बाहर जाने को बोलता है तो हर किसी को दिक्कत होती है। अब जैसे आप किसी एक घर में रह रहे हो, आपको कोई बोलेगा कि इस घर को चेंज कर लो, तो आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज होगी। पुराने घर में आप आराम से सब एडजस्ट है, पूरा कंफर्टेबली रह रहे हैं, अब उस घर को चेंज करके कहीं और जाना है, या नॉर्मल आपका घर था, बोला गया कि अब आपको फ्लैट में मूव करना है, तो आपके घर में आप छत पे हर जगह घूमते थे, फ्लैट में आपको इतनी सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो हर कोई जो है चेंज को रजिस्ट करता है। अब हम कैसे जो चेंज को रजिस्ट हो रहा है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि चेंज होना तो जरूरी है, तो हम कर सकते हैं उसको मैनेजमेंट करके, चेंज को मैनेज करके। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सिस्टमैटिक एंड मेथोडिकल स्ट्रेटेजी। तो प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है फॉर एड्रेसिंग द ट्रांजिशन और चेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहे हैं उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। जो प्रोसीजर्स है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, ताकि वो जो चेंज है उसको किया जा सके। वही होता है चेंज मैनेजमेंट। मतलब जो चेंज हो रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी में, चाहे कंपनी के ऑब्जेक्टिव में, चाहे प्रोसेसर में, किसी में भी चेंज हो रहा है, उस चेंज के लिए स्ट्रैटेजी बनाना ताकि उस चेंज को किया जा सके, वो है हमारा मैनेजमेंट ऑफ चेंज। इसमें कई सारे इश्यूज जो है फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसका काम होता है इवोल्यूशन ऑफ ईच चेंज रिक्वेस्ट इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई पर्पस है, तो उसको देखना होता है कि हर चेंज का प्रोजेक्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये सबसे जरूरी होता है कि जो प्रोजेक्ट है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी और चीज में कैसे चेंज का इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, या सीनियर एग्जीक्यूटिव जो कि चेंज को कंट्रोल कर रहा है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि चेंज तो आएगा, उसकी वजह से प्रोजेक्ट काम में कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो वो देखना होता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती है, इंक्लूडिंग ऑन द लिस्ट ऑफ एसेट्स ऑफ द प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर स्पेसिफिक अटेंशन फ्रॉम स्पेशलिस्ट इन चेंज। तो बोल रहा है जब भी आप चेंज कंट्रोल करें तो इन सभी एरियाज में आपको देखना चाहिए। तो क्या क्या एरियाज है, पहला स्कोप। स्कोप बोला है कि चेंज रिक्वेस्ट शुड बी एग्जामिन टू डिटरमाइन हाउ दे विल इफेक्ट। तो बोल रहा है कि जैसे आपको चेंज कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि इस चेंज की वजह से आपका जो प्रोजेक्ट है, जो काम कर रहे हैं, उसके स्कोप पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसको समझना जरूरी है। सेकेंड है टाइमिंग। मैनिपुलेटिंग चेंज, मान लीजिए आपने कुछ चेंज कर दिया, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर हाउ सच रिक्वेस्ट विल इफेक्ट द टाइमिंग। तो मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट होना था इतने टाइम में, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा, उसकी टाइमिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये भी देखना पड़ेगा। तीसरा है कॉस्टिंग। चेंज रिक्वेस्ट नीड टू बी एग्जामिन टू एग्जामिन हाउ दे विल अफेक्ट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो चेंज में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो कितनी बढ़ जाएगी। प्रोजेक्ट का कॉस्ट मतलब जो लेबर, जो भी लोग काम कर रहे हैं उन सबकी, तो कुछ आप चेंज कर रहे हैं तो चेंज की वजह से क्या होगा, कुछ नए लेबर अगर आप लेके आ रहे हैं, पुरानों को हटा रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट में जो इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उससे की यहाँ पे बात की है। और बोला कि किसी भी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो जो लेबर की कॉस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, तो वही डिपेंड करता है कि अगर आपको पुराने लेबर को आप हटा रहे हैं, नए को लेके आ रहे हैं, तो कितना कॉस्ट में इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो भी हमें देखना होता है। चौथा, इवोल्यूशन ऑफ चेंज रिगार्डिंग क्वालिटी। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि चेंज की वजह से हमारे जो क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट है, जैसे वो फिनिश हो जाएगा तो कितना उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लीजिए कोई बिल्डिंग बननी थी, ठीक है, इस क्वालिटी कैसे बनाना है ऐसे करके बात हुई थी बिल्डर की। अब उसमें क्या किया, उसने लेबर चेंज कर दिया, कुछ पॉलिसीज चेंज कर दी, उसकी वजह से जो नए लेबर आया, जो भी है, तो उन्होंने जो फाइनल प्रोडक्ट बना के दिया तो उसकी क्वालिटी क्या है। तो हमें ये भी देखना होगा कि चेंज की वजह से हमारे प्रोजेक्ट की क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगला, ह्यूमन रिसोर्स। इन द एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, चेंज रिक्वेस्ट शुड बी एक्सेस टू सी वेदर और नॉट देयर इज रिक्वायरमेंट फॉर एडिशंस। तो मान लीजिए अगर हम एचआर की बात करें,
ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम लोग बात करें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर कुछ चेंज किया जा रहा है, मतलब चेंज रिक्वेस्ट आई है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि क्या एडिशनल या स्पेशलिस्ट लेबर की जरूरत है कि नहीं है। ठीक है, और उसके साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो टाइम है उस टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगला है कम्युनिकेशन, चेंज रिक्वेस्ट दैट हैव बीन अप्रूव। मान लीजिए कोई चेंज करने की रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है, ठीक है, तो आपको जो है प्रॉपर टाइम में आपको स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि ये चेंज किया गया है, तो कम्युनिकेशन भी इसमें जरूरी हो जाता है। अगला है रिस्क, चेंज रिक्वेस्ट नीड टू बी एड्रेस इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रिस्क दैट आर पॉजेस। तो बोल रहा है कि जो रिस्क है वो भी हमें देखना पड़ेगा कि कुछ आपने अल्टरेशन किया है तो आपके प्रोजेक्ट में कोई खराब इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा, कोई रिस्क तो नहीं है, तो वो भी आपको पहले से देखना पड़ेगा। कोई फाइनेंशियल रिस्क या फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस या डेंजर ऑफ लॉजिस्टिक, तो किसी भी टाइप का इशू या रिस्क आ सकते हैं, तो वो पहले से आपको देखना होगा। लास्ट आता है आपका इसमें रिकवरी, इफ द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट चेंजेस इट मे बी नेसेसरी टू रिलेवेट द प्रोसीजर्स ऑफ सप्लाईज। तो बोल रहा है कि अगर आपके प्रोजेक्ट का स्कोप आपने चेंज किया है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या दोबारा से देखना पड़ेगा कि जो सप्लाईज है या जो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल है जिनसे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उनको आपको रिलेवेट करना पड़ेगा। तो इसके साथ आपका जो चेंज था, चेंज के लिए मैं जो जो चीजें देखनी थी, तो वो सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट इसमें हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंट टू चेंज। तो रेजिस्टेंट टू चेंज है और उसके ऊपर काफी सारे अप्रोचेस है, ठीक है, कई सारे ये जो आपको दिए ना अलग अलग टेक्निक जिससे आप रेजिस्टेंट टू चेंज कर सकते हो, तो वो आपके चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद 6-7 तरीके, जैसे लेवेंस का प्रिंसिपल है, फिर और भी आपके मैकेंजी, तो ये सारे 6-7 प्रिंसिपल ये आपके चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका लास्ट में शुरू होगा, फिर थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। चेंज मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होना है तो उसके लिए हम क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं ताकि ठीक तरह से वो चेंज हो सके, तो वो होता है आपका मैनेजमेंट ऑफ चेंज। तो इसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें अगर आपको चेंज कर रहा है तो आपको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। पहला स्कोप में देखना पड़ेगा कि आपको कुछ चेंज कर रहे हैं, उसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट के स्कोप पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा। टाइमिंग, तो देखना पड़ेगा कि कोई प्रोजेक्ट आपको इस टाइम में कंप्लीट करना था और आपने चेंज किया, तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में टाइम ज्यादा तो नहीं लगेगा। कॉस्टिंग, कॉस्टिंग को भी जो है आपके चेंज इम्पैक्ट करता है। ठीक है, जैसे आपको कोई नए लेबर ला रहे हैं जिसके लिए ज्यादा खर्चा आपको हो सकता है, तो उसको लेके भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि चेंज की वजह से आपके प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। इवैल्यूएशन ऑफ चेंज रिक्वेस्ट रिगार्डिंग क्वालिटी, तो हमें देखना पड़ेगा कि चेंज की वजह से अगर आपका जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है तो उसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है, जो फिनिश्ड आप अपने प्रोजेक्ट को आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो कैसी क्वालिटी का आपका प्रोजेक्ट बना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट था, मान लीजिए किसी को बिल्डर को कोई बिल्डिंग बना के दे रही थी, ठीक है, तो मान लीजिए उसका प्रोजेक्ट था, तो कुछ चेंज करना, अगर मान लीजिए अगर कुछ चेंज कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि जो उसका प्रोजेक्ट है उसके स्कोप में तो कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। टाइमिंग, पहले मान लीजिए उसने कुछ लेबर रखे थे, उसकी वजह से टाइमिंग था कि 3 महीने में हो जाएगा। अब नए लेबर मान लीजिए वो लेके आ रहा है, तो नए लेबर को देखे क्या ये टाइम 3 महीना होगा या बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, वो देखना होगा। कॉस्टिंग, जो नए लेबर वो लेके आ रहा है तो देखना पड़ेगा कि कहीं वो एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं कर रहे हैं, उनका लेबर चार्ज ज्यादा तो नहीं है, तो कॉस्टिंग भी देखना होगा। इवैल्यूएशन चेंज रिक्वेस्ट रिगार्डिंग क्वालिटी, अब बिल्डिंग जो बनेगी, जैसे हर किसी की अपनी अपनी स्किल्स होती है ना, तो कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का काम करके देता है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि चेंज की वजह से जो नए लेबर आए हैं तो उन्होंने जो बिल्डिंग बना के दी है आपको, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिया है, तो वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं, क्योंकि एक होता है काम करना, एक होता है अच्छी क्वालिटी का काम करना, तो उसमें फर्क होता है, तो उसी की यहाँ पे बात की है, तो वो भी हमें इवैल्यूएशन करना होता है। अगला है एचआर, ह्यूमन स्ट्रक्चर, तो मान लीजिए लेबर है और आपको कहीं से स्पेशलिस्ट लेबर ला रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर आप एचआर में चेंज कर रहे हैं, कोई नया रिसोर्स लेके आ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स को हायर कर रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि क्या ये जरूरी था कि नहीं था, उसके बाद ही आपको चेंज करना चाहिए। अगला है कम्युनिकेशन, तो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी के, अगर हम बात करें तो उनके जो स्टेक होल्डर्स है उनको आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये चेंज जो है अप्रूव हो गया है, टाइमली वे में आपको बताना होगा। रिस्क, तो चेंज के साथ आपका रिस्क भी होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए लिखा है कि कोई भी आपने छोटा मोटा अल्टरेशन कर दिया तो प्रोजेक्ट में भी काफी इम्पैक्ट पड़ सकता है। मान लीजिए पुराने लेबर्स थे, उनको अच्छा एक्सपीरियंस था, जो नए लेबर आप लेके आए उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मान लीजिए ऐसा कुछ हो, तो उससे क्या है खराब बिल्डिंग बन गई, तो उससे आपको एक अच्छा खासा रिस्क झेलना पड़ सकता है। ठीक है, तो चेंज में रिस्क भी है, हमेशा पॉजिटिव चेंज नहीं होता। रिकवरी, तो मान लीजिए आपका स्कोप ही चेंज हो गया, तो उसमें आपको जो भी आपके सप्लाईज है या जो भी जिनके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसको दोबारा से रिलेशन करना पड़ेगा आपको अपने प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये सारे आपके चेंज मैनेजमेंट के टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट इसमें हो गए। अगला टॉपिक हमारा रेजिस्टेंट टू चेंज। रेजिस्टेंट टू चेंज का मतलब क्या होता है कि किसी को आप चेंज, जैसे मैंने आपको मैथ्स टीचर का एग्जांपल दिया कि उसको फिजिक्स पढ़ानी, तो वो रेजिस्ट करेगा कि नहीं मैं मैथ्स ही कंटिन्यू करूंगा, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंट टू चेंज। मतलब हर कोई अपने कॉमन जो है कंफर्टेबल जोन में रहना चाहता है, अगर आप उसको उसके कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालोगे तो वो रेजिस्ट करेगा, वही होता है हमारा रेजिस्टेंट टू चेंज। The act of rejecting or battling against modification or change that affect the status quo is what do we talk about resistant। तो बोल रहे हैं कि जब भी आप किसी को चेंज होने के लिए बोलते हो तो उसके लिए वो रिजेक्ट करेगा, ठीक है, उसको वो मना करेगा, उसके खिलाफ वो जाएगा, वही होता है रेजिस्टेंट टू चेंज। बैंकों में भी ऐसे होता है ना, मान लीजिए कोई क्लर्क है वो केवाईसी सीट में, कोई क्लर्क कैश सीट में,
तो इसमें कंफर्टेबल है, इसमें कंफर्टेबल है। अब बीएम ने बोला कि केवाईसी वाले को बोला कि तुम कैश पे बैठोगे, कैश वाले को बोला तुम केवाईसी का काम देखोगे। तो वो दोनों बोलेंगे कि नहीं सर हमारा ठीक चल रहा है, कैश वाला अपने काम से खुश, ये अपने काम से खुश। अब बीएम ने बोला नहीं सारा काम आना चाहिए, तो तुम्हें अपनी सीट बदलनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में तो जो क्लर्क है वो एक दो बार तो बोलेंगे कि नहीं सर ठीक है, ऐसा ठीक है। अगर बीएम इंसिस्ट करेगा तो उनको बदलना पड़ेगा, बट स्टार्टिंग में एटलीस्ट वो रजिस्ट करेंगे ना करेंगे, तो वही होता है रेजिस्टेंट टू चेंज। ठीक है, उनको अपने अपने काम में खुश है, वो उनको सीट बदलना पसंद नहीं है, बट क्योंकि बीएम बोल रहा है तो उनको करना पड़ेगा। बट जनरली वो अपने कॉमन जो उनका कंफर्टेबल जोन है उसमें रहना पसंद करते हैं, हर कोई रहना पसंद करता है। तो वही होता है हमारा रेजिस्टेंट टू चेंज। लिखा लैक ऑफ रेडीनेस टू एडजस्ट वंस बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग कंडीशन कैन बी डिफाइंड एज, तो कोई पर्सन जो है अपने बिहेवियर को एडजस्ट नहीं कर पा रहा नए सीन में, नए कंडीशन में, तो वही होता है रेजिस्टेंट टू चेंज, मतलब वो चेंज नहीं होना चाह रहा। और देयर इज क्लियर इंडिकेशन ऑफ रेजिस्टेंट टू चेंज इन फंक्शन सच एज फॉल्ट फाइंडिंग। तो कैसे पता लगेगा कि कोई चेंज के लिए रेजिस्टेंस है? फॉल्ट फाइंडिंग मतलब कोई काम है उसमें कुछ कमी निकाल रहा है, ठीक है। नीट पिकिंग ओवर टाइनी डिटेल, छोटी छोटी चीजों में बार बार पूछ रहा हो, या फिर इंसल्टिंग रिमार्क्स, कोई इंसल्ट वाली बात उसने बोल दी। अगर कोई मीटिंग कंडक्ट करा गई तो मीटिंग में भी एब्सेंट है, कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहा, जो काम दिया उसको अच्छे से नहीं कर रहा, कंटिन्यूअस आर्ग्यूमेंट, जो बात आप बोल रहे हो बार बार उसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट कर रहा है, डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, बिहेवियर भी बिल्कुल नेगेटिव शो कर रहा है। तो ये सारे कारण है, ये सारे इंडिकेशंस है कि जो स्टाफ है वो चेंज को लेके रजिस्ट कर रहा है। अप्रोचेस टू चेंज मैनेजमेंट, अब हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि देर आर लिस्ट ऑफ सम ऑफ मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक एंड मेथड फॉर पुटिंग चेंज मैनेजमेंट। तो जो चेंज है उसको एक्शन में लाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन है, द इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ चेंज मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस दैट इज ऑनगोइंग। तो जो आप चेंज को मैनेज कर रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं कि एक बार आपने स्टाफ को मैनेज किया और वो कंटिन्यूस चलेगा, नहीं, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है एंड रिक्वायर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, नॉलेज, डिवोशन एंड एफर्ट्स। तो आप चेंज मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, मतलब जो स्टाफ है उनको आपने जो चेंज किया तो उसको आप मैनेज कर रहे हैं, तो एक तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऑनगोइंग है, और उसमें आपको सफिशिएंट टाइम, नॉलेज, डिविजन और एफर्ट्स लगेगा, बिकॉज इट इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दीज पीपल में ऑल्सो भी अफेक्टेड बाय चेंज है। तो बोल रहा है कि जो चेंज है उससे जो एम्प्लॉइज है उनको काफी इफेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको जो है प्रॉपर टाइम के साथ, नॉलेज के साथ डाइवर्शन और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ताकि चेंज मैनेजमेंट को आप पूरा कर सके। और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब ऑनगोइंग बेसिस पे आपको देखते रहना पड़ेगा कि प्रॉपर चेंज अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कुछ टेक्निक है जिसकी वजह से आप जो है चेंज मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जितनी ये टेक्निक है, 6-7 टेक्निक मैंने आप लोगों के लिए एबीएफएम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कराए थे ना, तो ये टेक्निक मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किए, तो उन्हीं वीडियोस को मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल में अच्छे से सारा टॉपिक आपको समझाया। तो इसी वीडियो के साथ मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर्स है एबीएफएम का, जहाँ पे ये टॉपिक्स है, तो उसको मैं आपकी इस वीडियो के साथ कंटिन्यू ऐड कर दूंगी, ताकि आपके जो 6-7 टेक्निक है जैसे मैकेंजी 7S मॉडल, ये सारे ही तरीके मैंने आपको इस वीडियोस के थ्रू बताए। ठीक है, बस इनके ज़्यादा एडवांटेजेस डिसएडवांटेज ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो मॉडल है ये क्या है, किस तरीके से काम करता है, उतना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट, उससे ज़्यादा ही आपको नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज लेविन चेंज मैनेजमेंट मॉडल? लेविन का चेंज मैनेजमेंट मॉडल क्या था? कर्ट लेविन थे 1890 से 1947 तक। तो ये सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, और इनका जो वर्क था वो स्पेशली जो है लीडरशिप स्टाइल और उसके एफर्ट्स, वर्क ऑन ग्रुप डिसीजन मेकिंग, डेवलपमेंट ऑफ फोर्स फील्ड थ्योरी, अनफ्रीज चेंज और रिफ्रीज मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में इनका मॉडल जो था। तो इसमें मेन मेन चीजें के बारे में बताई गई। तो इन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला, इन्होंने चेंज को किस तरह से जो है डिफाइन किया, उसके बारे में बात करेंगे। लेविन यूज द ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू अ ब्लॉक ऑफ आइस टू इलिस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन चेंज। तो जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होता है, ठीक है, तो उसको उन्होंने 3 स्टेज में बताया, सॉलिड टू लिक्विड एंड टू ब्लॉक ऑफ आइस। इस तरह से जो है इन्होंने चेंज को जो है डिफाइन किया है। इनके मॉडल में जो है 3 फेजेस की बात की गई है, 3 प्राइमरी फेजेस। कौन कौन से फेजेस है वो है, पहला फेज आएगा अनफ्रीज, दूसरा आएगा चेंज, और फिर अगला स्टेज आएगा रीफ्रीज। पहले हमें अनफ्रीज बनाना है, फिर इसको हमें चेंज करना है, और इसको हम फिर से फ्रीज करेंगे। इसको बिल्कुल आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए आपके पास आइस क्यूब है, ठीक है, पानी है उसके अंदर, ट्रे है और उसके अंदर आइस क्यूब है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि ये जो आइस क्यूब्स हैं इनको आप चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है सारी रिएक्टेंगल, मान लीजिए इस तरह की शेप की है क्यूब्स। आप स्क्वायर ले लीजिए, मान लीजिए रिएक्टेंगल शेप की आपकी आइस क्यूब्स है, तो आप क्या करना चाहते हैं? आपको टारगेट मिला है कि इसको चेंज करना है, इसको रिएक्टेंगल शेप से, मान लीजिए एक आपके पास ऐसी ट्रे है जिसमें सर्कल शेप की क्यूब्स है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको टारगेट मिला गया है कि ये जो आपके क्यूब्स हैं इसको चेंज करना है, कहाँ से? रेक्टेंगल से आपको सर्कुलर स्टेज में लाना है, ठीक है, ये आपका टारगेट आपको दिया गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपके पास रियल में ऐसा टारगेट होगा तो आप पहला काम क्या करोगे? आप पहले क्या करोगे, वो जो फ्रिज है
फिर से आप अपने स्ट्रेस को बाहर निकालोगे, उसमें जो भी आइस है उसको आप एक बर्तन में इकट्ठी कर लोगे और थोड़ी देर के लिए उसको बाहर रख दोगे, 1 घंटा आधा घंटा। जब वो सारी की सारी जो आइस है वो क्या बन जाएंगी, वो सारा पानी बन जाएगा, ठीक है, पानी। यानी आप क्या कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड। ये जो आपकी आइस क्यूब थी रेक्टेंगल शेप की, ये कैसी थी, ये सॉलिड में थी। अब आप उसको क्या कर रहे हैं, बाहर खुले में रख के उसको पानी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब आप किस स्टेज में आ गए, लिक्विड में आ गए। जो वाटर में आपका ये आइस क्यूब जो है, सॉलिड आई क्यूब अब वाटर में आ चुकी है। अगली बार क्या करोगे, अब आपका अगला काम क्या होगा, आप उसको, जो पानी अब आपके पास इकट्ठा हो गया, उसको आप क्या करेंगे, जो सर्कल शेप के आपके पास ट्रे है मान लीजिए जिसमें सर्कल शेप की क्यूब्स का डिजाइन है, तो आप पानी को उसमें ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। और ट्रांसफर करने के बाद इस वाली ट्रे को आप कहाँ रख दोगे, फ्रीजर में रख दोगे। यानी अब आप सॉलिड से लिक्विड पे आने के बाद फिर से कहाँ आ जाओगे, आइस पे आ जाओगे, ठीक है, ब्लॉक ऑफ आइस। तो इसके बाद क्या होगा, अगर आप मान लीजिए 10 घंटा 8 घंटा जितना भी आपने फ्रीजर में रखा है, तो 10 घंटे बाद अगर आप क्यूब्स को निकालोगे तो अब आपको कैसे क्यूब्स मिलेंगे, आपको मिलेंगे राउंड शेप की आइस क्यूब। तो वही आपका कन्वर्जन हो गया, वही इसमें बोला गया। तो इसमें क्या बोला है, अनफ्रीज। अनफ्रीज का मतलब जो आपका पास लिक्विड है उसको पानी में कन्वर्ट करना, फिर इसको चेंज करना, चेंज मतलब यहाँ से इसको दूसरे फेज में लेके आना, फिर रीफ्रीज, उसको दोबारा से फ्रीज कर देना। तो अगली बार से जो आपको आइस मिलेगा वो आपको राउंड शेप का मिलेगा और आप उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। तो बिल्कुल ये वही है। तो चेंज मैनेजमेंट को उन्होंने इसी तरह से जो है डिफाइन किया है। इसमें बोला गया है कि अगर आप चाहते हैं कि जो इम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको आप नए इन्वायरमेंट के हिसाब से, नई चीज के हिसाब से ढालना चाह रहे हैं, तो पहले आपको उनको अनफ्रीज करना होगा, फिर उनको आप चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही वो लोग चेंज हो जाएंगे तो आपको उनको फिर से रिफ्रीज करना होगा, ठीक है। तो यही चीज इसमें बताई है। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे कि अनफ्रीज, रिफ्रीज और चेंज में क्या क्या होता है। पहला आता है हमारा अनफ्रीज। According to Lane's methodology, the process of transformations begin with the preparations of the change. This is the first stage. So unfreeze आपका पहला stage है. This indicate that organization must be prepared not only for the possibility of change but also for the fact that change is. तो इसमें जो है आपको सिर्फ चेंज के लिए नहीं रेडी होना, बल्कि आपको ये भी याद रखना है कि चेंज सिग्निफिकेंट और एसेंशियल, मतलब जरूरी है, चेंज चेंज होना जरूरी है। तो पहला आपका अनफ्रीज स्टेज इसमें आ जाएगा। तो इसमें हम अपने एम्प्लॉयज को बताएंगे कि ये आपका जो भी चेंज होने जा रहा है, जैसे बैंकों में कंप्यूटर्स लाए थे 2003 के बाद से, तो उस टाइम पे हम पहले जो है अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दी थी, तो उनको हम बता रहे हैं कि ये चेंज बहुत सिग्निफिकेंट है, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम चेंज नहीं होते तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आप इमेजिन कीजिए अगर 2002 या 1 के टाइम पे अगर बैंकों में कंप्यूटर्स नहीं होता, क्योंकि वहाँ के एम्प्लॉयज को पसंद नहीं था कंप्यूटर, उस वजह से अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉयज की बात मानी होती कि उनको चेंज नहीं होना, उनको कंप्यूटर में काम नहीं करना, तो अभी उनकी ब्रांच क्लोज हो चुकी होती, ठीक है, डेफिनेटली वही होता। तो यानी जो चेंज है, हमेशा हम ये नहीं बोल सकते कि चेंज हमारे लिए नेगेटिव है, तो कई बार ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारे सर्वाइवल के लिए चेंज बहुत जरूरी इसमें हो सकता है। तो ये आपका इसमें पहला हो गया। तो इसमें बताया जाएगा कि चेंज कितना सिग्निफिकेंट और जरूरी है। सेकंड में आ जाएगा चेंज, द ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज हैपन्स। तो ये जो सेकंड स्टेज है, यहाँ पे जो है रियल में ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज जो है देखा जाता है। दिस प्रोसेस कैन टेक सम टाइम्स टू कंप्लीट। ये जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बिकॉज पीपल टिपिकली नीड सम टाइम टू एडजस्ट। तो कोई नई जगह पे लोगों को एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कोई नई चीजें हो रही, नई हैपनिंग हो रही है, कुछ नया एडवांसमेंट हो रहा है, या कुछ भी आपके इन्वायरमेंट में नया चेंज हो रहा है, तो उसमें लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट होने में जो है टाइम लग जाएगा। तो इस चेंज स्टेज में अच्छा खासा जो है टाइम लग जाता है। एट दिस पॉइंट strong leadership and assurance are essential because they are not only point the process in right path। यानी जो चेंज स्टेज होगा, इस स्टेज में एग्जैक्टली क्या होगा, लोगों को थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि उनको अपने नए जो इन्वायरमेंट जो चेंज हुआ है उसके हिसाब से उनको क्या करना है, एडजस्ट करना है। जो लोग पहले कंप्यूटर्स में काम नहीं करते थे, जैसे उनको कंप्यूटर्स मिला होगा तो उनको थोड़ा सा समझने में कि किस तरह से काम करता है कीबोर्ड माउस, और किस तरह से चीजें होती है, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगा होगा, तो वो आपका चेंज स्टेज आता है। तीसरा आता है रिफ्रीज। At this stage, the people in the company or organizations have shown that they are willing to accept. Refresh में, रिफ्रेश स्टेज में पहुंचते पहुंचते जो आपके एम्प्लॉयज में, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, उन्होंने बोल दिया होगा कि हाँ वो विलिंग है एक्सेप्ट करने को, मतलब चेंज को वो एक्सेप्ट करेंगे। इम्प्रेस मतलब उसको वो सराहना करते हैं और काम करेंगे टू पुट द चेंज इनटू फैक्ट, मतलब मिलके काम करेंगे ताकि इस चेंज को जो है इफेक्ट में लाया जा सके। एज अ रिजल्ट द फर्म और ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स रिटर्निंग इनटू प्रीवियस स्टेज। अब लोगों ने खुद से जब ठान लिया कि हाँ हम चेंज को एक्सेप्ट करेंगे और हम इसी तरह से जो है काम करेंगे, अब क्या है ऑर्गेनाइजेशंस में जो है अ, लोग अपनी पुराने जो स्टेट में उसको लौटने लगते हैं, पुराने स्टेट मतलब पुरानी स्पीड में लौटने लगते हैं। बिकॉज ऑफ दिस द स्टेज इज रेफर्ड एज रिसाइक्लिंग। तो इसीलिए इस स्टेज को रिफ्रीज या रिसाइक्लिंग स्टेज भी बोला जाता है। दिस इज अ पॉइंट इन टाइम व्हेन वर्कर्स और प्रोसेसेस बिगिन टू रिफ्रेश। रिफ्रेश मतलब अब वो अपनी पुरानी कंडीशन में आ गए, पहले उनकी बहुत फास्ट स्पीड थी, तो अब कुछ टाइम बाद
चेंज में उनको थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे ही चेंज का फेज क्रॉस करेगा वो रीफ्रेज वाले स्टेज में आएंगे, और रीफ्रेज वाले स्टेज में दोबारा से वो अपनी जो पुरानी स्पीड थी उस स्पीड से वो काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, एंड थिंग्स स्टार्ट गेटिंग बैक टू द नॉर्मल स्पीड एंड रूटीन दैट दे वर प्रीवियसली। तो पहले उनका जैसे रूटीन था, जैसे उनकी स्पीड थी, तो उसी स्टेज पे जो है वो सभी वापस आ जाएंगे। तो यही आपकी तीन स्टेज होगी, अनफ्रीज, चेंज और फ्रीज। और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि अनफ्रीज में क्या क्या था कि पुराने आपका जो इन्वायरमेंट था, रिफ्रीज में अब नया इन्वायरमेंट होगा। जैसे मैंने आइस क्यूब का एग्जांपल दिया था कि पहले आपके पास रेक्टेंगल शेप की आइस थी, अब आपके पास राउंड शेप की आइस है। ठीक है, तो इस तरह से जो है चेंज मैनेजमेंट को किया जाता है। तो यही 11 के द्वारा बताया गया था चेंज मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, तो तीन स्टेज कौन से, अनफ्रीज, चेंज और रिफ्रीज। अनफ्रीज फर्स्ट स्टेज है, इसमें जो है लोगों को बताया जाएगा कि क्यों जरूरी है, क्यों सिग्निफिकेंट है चेंज। चेंज में जो है सेकंड में रियल में जो है चेंजेस इसमें किए जाएंगे। तीसरा आपका आता है रिफ्रेश, ये आपका लास्ट स्टेज है, और इसमें जो है इसको आप रिसाइकलिंग स्टेज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैकेंजी 7S मॉडल। तो मैकेंजी का 7S मॉडल क्या है? सो मैकेंजी 7S मॉडल में किस बारे में बात की गई थी? ठीक है, तो इनका जो 7S मॉडल है ये भी मैनेजमेंट को लेके दिया है, और 7 स्टेजेस ऑफ मॉडल मतलब ये चेंज मैनेजमेंट को लेके जो है दिया गया है। ठीक है, फॉर मैनेजिंग चेंज, मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। जैसे बैंकों में 2003 2001 के बाद से क्या था, कंप्यूटर्स आ गए थे। तो पहले बिना कंप्यूटर के सारे बैंक होते थे, लेकिन अब सारी जो बैंकों की ब्रांचेस है वो कंप्यूटर्स के साथ आ गई, तो यानी उसमें एक चेंज हुआ। तो ये जो मैकेंजी का जो 7S मॉडल है ये चेंज के बारे में बताता है। वन ऑफ फ्यू मॉडल्स दैट मैनेज टू रिमेन रिलेवेंट इवन एज अदर हैव कम एंड गॉन। तो बोल रहे बहुत सारे मॉडल आए और चले भी गए, लेकिन जो मैकेंजी का ये जो 7S फ्रेमवर्क मॉडल है ये बना रहा। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक हेल्पफुल मॉडल है जो कि इतने सालों से चला आ रहा है। इट वॉज डेवलप्ड बाय कंसल्टेंट वर्किंग फॉर मैकेंजी कंपनी इन 1970। तो ये कंपनी है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी, उसका नाम है मैकेंजी एंड कंपनी। तो 1970 में उन्होंने ये 7S मॉडल दिया था। एंड इट हैज 7 स्टेजेस और फेजेस फॉर मैनेजिंग चेंज। तो चेंज को मैनेज करने के लिए इन्होंने 7 स्टेज बताए थे, या आप इनको बोल सकते हो। तो इन्होंने बोला कि चेंज जो है 7 फेजेस में किया जाता है, तो मतलब स्टेजेस वाइज जो है चेंज को मैनेज आप कर सकते हो। अगर इस स्टेज से चलेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो उसको आप आसानी से जो है मैनेज कर पाएंगे। कौन कौन से 7 स्टेज थे, तो उसी को उन्होंने 7S का नाम दिया। ठीक है, 7S। तो पहला ऐसा आपका स्ट्रेटेजी, दूसरा ऐसे सिस्टम, तीसरा ऐसा आपका वैल्यू दैट कैन बी शेयर्ड, फिर स्टाइल, स्टाफ, स्किल्स। ठीक है, ये सारे मॉडल के बारे में मैकेंजी ने बताया था। अब इनके बारे में पढ़ेंगे क्या ये बोलना चाह रहा है। पहला था स्ट्रैटेजी, इसमें बोला है कंपनी स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान दैट, स्ट्रैटेजी मतलब आपका, आप कैसे जो है ये आपका गेम प्लान है कि कैसे आप अपने गोल्स को अचीव करोगे, टू ओवरकम इट्स रिवल्स एंड अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब ये आपका गेम प्लान होता है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो एक तरह से आपका गेम प्लान है। इससे आपको पता लगता है कि आप अपने रिवल्स को कैसे ओवरकम करोगे और कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को जो है अचीव कर पाओगे। तो मैकेंजी का जो 7S फ्रेमवर्क मॉडल था ये पहला स्टेज है। तो सबसे पहले अगर आपको चेंज को मैनेज करना है, जैसे बैंकों में कंप्यूटर्स मान लीजिए शुरू किए गए थे, तो शुरुआत में पहले स्ट्रैटेजी बनाई गई होगी कि कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है ताकि अपने जो ऑब्जेक्टिव है कि जब सभी जो एम्प्लॉय है वो एडजस्ट हो जाए, ठीक है, और अपने जो रिवर्स है उनको भी ओवरकम कर पाए। तो उसके लिए जो है गेम प्लान बनाया गया होगा, तो उसको बोला जाता है स्ट्रैटेजी। तो ये पहला फेज है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ये पहला स्टेज है चेंज मैनेजमेंट का। सेकेंड में आता है सिस्टम। दिस स्टेज इज रिलेटेड टू मैनर इन विच डे टू डे एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन ऑर्डर टू कंप्लीट ए टास्क। तो सिस्टम में जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज होंगी, इट फोकस ऑन हाउ टास्क इज कैरिड आउट, मतलब कैसे टास्क हो रहा है, कैसे डे टू डे एक्टिविटीज हो रही है। तो उसकी बात जो है सिस्टम मॉडल में उसके बारे में जो है बात की जाएगी। तीसरा आता है आपका वैल्यू दैट आर शेयर्ड। ठीक है, वैल्यू शेयर्ड, शेयर्ड वैल्यूज आर द फंडामेंटल और प्रिंसिपल आर प्राइमरी प्रिंसिपल दैट द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इट्स ऑपरेशन एंड डिसीजन ऑन इन ऑर्डर टू फंक्शन। तो ये जो आपका शेयर्ड वैल्यू है इसको आप बोल सकते हैं प्राइमरी प्रिंसिपल है, जिसके ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी जो ऑपरेशन है वो कैरी किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्टाइल। The term style refers to manner in which changes in leadership and organizational structure are accepted or put into action. स्टाइल मतलब कौन सा मैनर, किस तरीके से जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो जो चेंजेस है उसको किस स्टाइल में जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है और उसको इफेक्ट में जो है पुट किया जा रहा है, मतलब उसको एक्सेप्ट करना। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, लीडरशिप है, तो उसमें आपका जो स्टाइल किस तरीके से काम कर रहा है, किस मैनर में जो है आपका लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है चेंज को एक्सेप्ट कर रहा है और उसको इफेक्ट में ला रहा है, तो वो आपका स्टाइल होगा। नेक्स्ट आता है आपका स्टाफ। The term staff can refers to either the workforce as a whole or individual employee as well as their individual capacity। तो स्टाफ में आपका चाहे एज ए होल वर्कफोर्स ले लीजिए आप, या इंडिविजुअल एम्प्लॉय ले लीजिए, ठीक है, उनकी जो भी इंडिविजुअल कैपेसिटी काम को लेके, तो वो सारा आपका स्टाफ में आ जाएगा।
नेक्स्ट आता है हमारा स्किल्स। द एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉसेस ए वैरायटी ऑफ स्किल्स इन एडिशन टू देयर कोर कॉम्पिटेंसीज। तो उनके अंदर योग्यताएं हैं, कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, उसके अलावा भी जो है उनके अंदर स्किल्स हैं। ठीक है, बोलते हैं ना ये इस काम के करने की इसमें स्पेशली स्किल्स है, तो उस स्किल्स को जो है इसमें बताया गया। और लास्ट ऐसे हमारा ऐसे स्ट्रक्चर, दिस इज हाउ योर कंपनी इज ऑर्गेनाइज। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो है स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, जो डिपार्टमेंट और स्ट्रीम आपकी जो टीम्स है वो कैसे स्ट्रक्चर्ड है, कौन किसको रिपोर्ट करता है, तो वो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो ये सारे जो 7S प्रिंसिपल्स हैं जो आपको चेंज मैनेजमेंट के लिए जो है बताए गए हैं मैकेंजी के द्वारा। शॉर्ट में इसको रिवाइज करते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल्स की यहाँ पे बात की गई है। तो 7S मॉडल में इन्होंने बताया था कि चेंज मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से 7S फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है। तो इसके टोटल 7 स्टेजेस है जिसको 7S से जो है रिप्रेजेंट किया गया। पहला है इसमें स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किसी भी जो आपका गेम प्लान है, स्ट्रैटेजी जैसे बताता ना कि ये हमें टारगेट पूरा करना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, क्या करना है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, तो वो आपका हो जाएगा स्ट्रैटेजी। मतलब क्या आपका गेम प्लान क्या। सिस्टम, सिस्टम मैनर किस तरह से होगा, डे टू डे एक्टिविटी कैसे की जाएंगी किसी भी टास्क को जो है कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये तरीका बताता है जिससे आप अपनी टास्क को जो है कंप्लीट करते हैं। तीसरा वैल्यूज दैट आर शेयर। तो इसको आप बोल सकते हैं ये आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के वर्क इथिक्स के बारे में बताते हैं। आपकी जो इथिक्स है, आपकी वैल्यूज है, शेयर्ड वैल्यूज आप उनको बोल सकते हैं। और ये हमारी कोर वैल्यू है जो हमारे वर्क इथिक्स के बारे में बताता है, तो वो हो जाएगा हमारा शेयर्ड वैल्यू। ठीक है, शेयर वैल्यू ये हमारी कोर वैल्यूज और ये हमें वर्क इथिक के बारे में बताता है कि क्या हमारी वैल्यूज होनी चाहिए, किस तरह से हमें काम करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारी कोर वैल्यूज होती है ना वो हमारे काम में झलकती है, उसका जो रिफ्लेक्शन है अब हमें अपने काम में देखने को मिलता है। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यू सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है तो वो समाज के लिए कुछ अच्छा काम नहीं करेगा, वो उसका मेन मोटिव सिर्फ कोर जो है फोकस अपना सिर्फ प्रॉफिट पे रहेगा। बट किसी कंपनी का फोकस रहेगा प्रॉफिट प्लस इन्वायरमेंट का भी हमें ध्यान रखना है, तो वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, प्लस वो इम्पैक्ट उसका जो वर्क एथिक है वो इस तरीके से होगा कि वो इन्वायरमेंट पे भी जो है फोकस करेगा। तो कौन सी वैल्यूज है, शेयर्ड वैल्यूज क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये हो गया। तीसरा स्टाइल, मतलब किस तरीके से जो है आप कि कोई लीडरशिप या कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज को जो है मैनेजर एक्सेप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्टाफ। स्टाफ आपका एज ए होल वर्कफोर्स भी हो जाएगा जिसमें आपका सभी के सभी स्टाफ इंडिविजुअल्स उनकी क्या इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो काम कर रहे हैं तो वो सारा आपका इस स्टाफ में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा स्किल्स। जो आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं अलग अलग उनकी स्किल्स है, काम को लेके उनकी योग्यताएं हैं। ठीक है, तो स्किल्स में उसके बारे में बात की जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज मतलब कैसे कैसे कौन कौन से टीम्स है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कौन किसको जो है रिपोर्ट करता है, तो वो आपका आ जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मतलब कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है। तो ये सारे जो है 7S प्रिंसिपल्स मैकेंजी के द्वारा बताए गए थे और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग नाम से इसको याद कर सकते हैं। और ये जो लास्ट वाला है ये स्ट्रक्चर, इसको आप लोग पहले से शुरू करेंगे। स्ट्रक्चर से एक्चुअली शुरुआत होता है, स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी सिस्टम इस तरीके से जो है काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोटस चेंज मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो चेंज मैनेजमेंट को लेके एक प्रिंसिपल दिया था कोटस के द्वारा, तो वो प्रिंसिपल क्या है। द चेंज मैनेजमेंट प्रिंसिपल जिसको कोटस ने डेवलप किया था, इट्स वर्ल्डली रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्रिंसिपल इन द वर्ल्ड। तो जो जॉन पी कोटस थे ना, तो इनका जो चेंज मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है इसको काफी इन्फ्लुएंशियल प्रिंसिपल जो है माना जाता है। इनकी थ्योरी में जो है किस बारे में बात की गई थी। हिज थ्योरी ऑफ चेंज मैनेजमेंट इज स्ट्रक्चर इन 8 फेजेस। तो इससे पहले हमने 7S प्रिंसिपल पढ़ा था ना, अभी कोटस जो है 8 प्रिंसिपल यानी 8 फेजेस को लेके आए, तो 8 फेजेस में जो है चेंज मैनेजमेंट को पूरा किया जा सकता है। तो ऐसा कहना था हमारे जॉन पी कोटर का। ये एक प्रोफेशनल थे, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एंड ऑथर ऑफ सेवरल बुक ऑन टॉपिक ऑफ चेंज मैनेजमेंट। तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है चेंज मैनेजमेंट को लेके, और ये प्रोफेसर थे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में। और कई सारी इन्होंने जो है थ्योरी बनाई थी, और इनकी जो है चेंज मैनेज को लेकर जो थ्योरी थी वो 8 प्रिंसिपल में 8 फेजेस में जो है काम करती। कौन कौन से फेजेस है उसके बारे में बात करेंगे। पहला आपका फर्स्ट फेज हो जाएगा अ राइजिंग सेंस ऑफ अर्जेंसी। क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ अर्जेंसी अमंग द पीपल इज द फोकस। तो इसमें क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, आपके जो एम्प्लॉय है, उनको अर्जेंसी वाली सेंस, इस तरह की फीलिंग कराना कि जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा अर्जेंट है। द गोल इज टू इनकरेज पीपल टू एक्ट एंड मूव क्लोजर टू अचीव देयर गोल्स। तो इसमें ऐसा हम क्यों करते हैं, पर्पस ये है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको इनकरेज करना कि ये जो गोल है हमें अचीव करना और ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है। ठीक है, तो अर्जेंसी की फीलिंग लोगों में जागृत करना, तो ये पहला स्टेप आ जाएगा। सेकेंड है पुटिंग टुगेदर द टीम। In this stage of Kotler theory of change management, you are going to make sure that you have the right people on the team. तो इसमें जो है पुटिंग टुगेदर अ टीम, मतलब इसमें टीम के लोगों को इकट्ठा करना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी टीम में आप लोग ले रहे हैं, जिन जिन लोगों को, जिन जिन इंडिविजुअल्स को आप ले रहे हैं, तो उनके अंदर डाइवर्स सेट ऑफ एबिलिटी। डाइवर्स मतलब
ऐसा नहीं कि सभी सिर्फ मैनेजमेंट वाले ही आपको लेने हैं या सभी सिर्फ अकाउंटेंट वाले लेने हैं, नहीं, हमें सभी में से थोड़ा थोड़ा लेने हैं। तो हमें एक डाइवर्स सेट ऑफ एबिलिटीज, लेवल ऑफ नॉलेज और लेवल ऑफ कमिटमेंट, तो उसके लिए हमें हर तरीके से जो है लोगों का एक टीम बनाना है। तो हमारा सेकंड जो है फेज हो जाएगा। तीसरे फेज में बात करेंगे गेटिंग द विजन राइट। This part of process involve getting the vision right by not only considering the strategy but also considering creativity, emotional connection goals। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारे एम्प्लॉयज है उनके जो है इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है कनेक्ट करने की बात करेंगे, इमोशनल कनेक्शंस करेंगे और इमोशनली उनको कनेक्ट करेंगे, क्रिएटिविटी को कंसिडर करेंगे और भी जो गोल है उन सबको जो है कंसिडर की बात इसमें की जाएगी, विजन जो है सेटअप किया जाएगा आपके तीसरे में। चौथा आ जाएगा कम्युनिकेटिंग, ये चौथा आपको फेज है। कोटर्स थ्योरी ऑन मैनेजमेंट चेंज और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद इंडिविजुअल कंसर्निंग द चेंज इटसेल्फ। तो लोगों जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनको आपको कम्युनिकेट करना है, उनको आपको बताना है कि ऐसा सा चेंज जो है ऑर्गेनाइजेशन में किया जाने वाला है। नेक्स्ट आएगा गेटिंग थिंग्स ऑफ द ग्राउंड। To get things moving or to empower action, one need to get support and remove the roadblocks। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो है प्रॉपर सपोर्ट देना पड़ेगा जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉय है, किसी भी टाइप का रोड ब्लॉक मतलब कोई रुकावटें है तो उसको दूर करना और उनको जैसा सपोर्ट प्रोवाइड करना, तो वो इस वाले स्टेज में किया जाएगा। और अगर कुछ फीडबैक है, जैसे लोगों को कुछ परेशानी हो रही है, तो फीडबैक लेना और कंस्ट्रक्टिव वे में मतलब उस फीडबैक से जो सॉल्यूशन निकाल के देना और जो एम्प्लॉयज हैं उनको सपोर्ट इस तरह की जो फीलिंग आनी चाहिए। तो ये आपका इस स्टेज में होता है। नेक्स्ट स्टेज में आता है कंसंट्रेटिंग ऑन गोल्स फॉर नियर टर्म, एक गुड स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग सक्सेस विदाउट फीलिंग टू मच प्रेशर। मतलब एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है कि जो भी लोग काम कर रहे हैं तो उनको काम को लेकर जो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए, और इसमें आपको अपने शॉर्ट टर्म के जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने हैं। और आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो बड़े बड़े गोल्स है उसको आपको छोटे छोटे जो मैनेजेबल सब गोल्स है, जैसे बोलते हैं ना एक बड़ा काम कंप्लीट करने से अच्छा पहले थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करो, क्योंकि बहुत बड़ा काम देखने में ऐसा लगता है कि कितना मुश्किल होगा, बट अगर हम थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। इससे किताब बहुत ज्यादा मोटी, मान लीजिए जिसमें 700-800 पेज है तो देख के आप डर जाएंगे कि क्या है, लेकिन आप अगर सोचेंगे कि डेली हम सिर्फ 10 पेज पढ़ेंगे तो कुछ दिनों बाद वो किताब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, इस स्टेज में बोला गया कि आपको अपने जो है शॉर्ट टर्म गोल पे फोकस करना है, उससे आप अपने लॉन्ग टर्म जो गोल है उसको भी अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट सेवन स्टेज है नॉट गिविंग अप। इट इज इसेंशियल टू रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग अप ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो जब भी आप चेंज मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपको गिव अप नहीं करना, मतलब नहीं हो पा रहा, नहीं हो सकेगा, इस तरह से आपको नहीं करना। नो मैटर हाउ चैलेंजिंग द सर्कमस्टेंस। तो सर्कमस्टांसेस आपको कितने भी चैलेंजिंग लग रहा है, आपको लग रहा है कि कितना मुश्किल काम है, बट आपको उसमें बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। प्रेजेंट मतलब बने रहना है आपको, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तभी आप जो है सक्सेस हासिल कर पाएंगे। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, जैसे कोई कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं तो पहली बार उनका नहीं हो पाता, दूसरी बार नहीं, बट थर्ड बार में भी उनका बहुत अच्छा हो जाता है। खास करके आपने कई सारे यूपीएससी में देखा होगा कि फर्स्ट और सेकंड टाइम में उनका क्लियर ही नहीं हुआ, बिल्कुल प्री भी उनका नहीं हुआ, लेकिन मेंस में उनकी बहुत अच्छी जो है रैंक आ जाती है, 50, 100 इस तरह की अच्छी रैंक आती है। और इससे पहले अटेम्प्ट में उनका कुछ भी जो है प्री तक उनका क्लियर नहीं होता। यानी जरूरी क्या है, हमें प्रेजरेंस मतलब काम के लिए बने रहना, कंटिन्यूस जो है काम करना है। लास्ट आता है अडेप्टिंग टू न्यू सर्कमस्टांसेस। In addition to effectively managing change, one of the most important things to do is to reinforce it and incorporate into the culture of वर्क प्लेस। तो मतलब जो भी नया सर्कमस्टांस है उसके लिए हमें क्या करना है, अडॉप्ट करना है, उसके हिसाब से हमें ढालना है खुद को, और जो वर्क का जो नया कल्चर है उसी के हिसाब से हमें इसमें काम करना चाहिए। तो इस तरह से जो इन्होंने चेंज मैनेजमेंट की जो बातें की है। तो इन्होंने जो कॉटलर का जो मॉडल है इसमें उन्होंने टोटल 8 स्टेजेस के बारे में बात की है। तो कौन कौन से वो 8 स्टेज है, तो ये भी जो उनका मॉडल है कॉटलर का, तो ये भी चेंज मैनेजमेंट को लेके कि कैसे भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज होता है तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है। इन्होंने बोला पहले हमें एम्प्लॉयज को फील कराना पड़ेगा कि बहुत अर्जेंसी है और अपने गोल को बिल्कुल अचीव करना ये बहुत अर्जेंट चीज है। सेकंड, पुटिंग दैम इनटू टीम। सेकंड स्टेज में हमें अब अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी और उसमें हमें डाइवर्स सेट लेना पड़ा, मतलब हर सेट के हर तरह के जो लोग हमें लेने पड़ेंगे। अकाउंट डिपार्टमेंट का ले लिया, हर तरह के लोग लेने, हर तरह की उनकी एबिलिटीज होनी चाहिए, बहुत अच्छी एबिलिटीज, बहुत कम एबिलिटीज, हर तरह के लोगों को हमें कंसिडर करना है अपनी टीम में। तीसरा में आएगा विजन राइट। इसमें क्या होगा कि हम अपना एक विजन सेट कर रहे हैं और इमोशनली हम कनेक्ट हो रहे हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ। चौथा आता है कम्युनिकेटिंग। इसमें हम उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि ये हमारा गोल है और इसको हमें अचीव करना है, इस तरह से हमें जो है चेंज करना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के चेंज की जरूरत है। ठीक है, इसके बारे में हम कम्युनिकेट करेंगे, अपने एम्प्लॉयज को हम बताएंगे। सो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज नच थ्योरी। ये क्या, किस टाइप की जो है थ्योरी होती है, नच किस बारे में बात करती है। तो अगर हम एक लाइन में बोलना चाहे तो ये थ्योरी बात करती है, इसका पर्पस है कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाना, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, तो वही जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाना किस वे में कि वो एक सही डिसीजन ले सके, तो अच्छे डिसीजन के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करना पॉजिटिव वे में, उसी को बोला जाएगा नच थ्योरी।
ठीक है। इट एम टू इन्फ्लुएंस पीपल टू मेक बेटर डिसीजंस। एग्जाम्पल, अथॉरिटीज में सेट ए बेटर चॉइस सच एज डोनेटिंग योर ऑर्गन्स एज ए डिफॉल्ट। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना जो बहुत जो है अपने एम्प्लॉयज़ को वो एक पॉजिटिव वे में बोल सकती है कि आप पहले से अपना कोई भी आई डोनेशन या कुछ भी ऑर्गन डोनेशन के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो दूसरों को क्या किया जा रहा है, इसमें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, या और भी कोई चीज़ें जिसके लिए हमें और इन्फ्लुएंस किया जाएगा ताकि हम सही डिसीजन ले सके। तो वो हमारी नश थ्योरी इस बारे में बात करती है। इट इज़ अ कंसेप्ट दैट हैज़ एप्लीकेशन। ये जो नश थ्योरी है इसका कंसेप्ट कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? इट हैज़ एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ बिहेवियरल साइंस, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आपका पॉलिटिकल थ्योरी। तो कई सारी जगह पे ये जो आपकी नश थ्योरी है इस्तेमाल की जाती है। हाउएवर इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू प्रोसेस ऑफ चेंज मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेसेस। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टाइप का चेंज किया जाना अगर होगा, तो वहां पे भी ये नश थ्योरी इस्तेमाल की जाएगी। क्यों? क्योंकि जब भी कुछ चेंज हो रहा है तो उसमें जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिसको भी चेंज होकर मतलब नए इन्वायरमेंट पे काम कर रहा है, तो उन लोगों को भी इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा पॉजिटिव वे में, ताकि वो नए इन्वायरमेंट के हिसाब से, चेंज मैनेजमेंट के हिसाब से काम करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नश थ्योरी। और इसमें जो है ये जो आपका चेंज थ्योरी है इसमें मेनली प्रिंसिपल क्या है, जो इसेंस है, इसेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल कंसिस्ट ऑफ जेंटली नचिंग और पुशिंग समवन एज वेल एज इंकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग देम टू मेक ए चेंज। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टाइप का चेंज किया जाने वाला है, तो वहां पे जो एम्प्लॉयज है तो उनको पुश करना, ठीक है, जेंटली मतलब आराम से उनको पुश करना, नच करना, और उनको इनकरेज करना, उनको मोटिवेट करना, ताकि वो जो भी चेंज होने जा रहा है उसको लोग एक्सेप्ट करें, पॉजिटिव वे में खुद को चेंज करने के लिए एक्सेप्ट करें, और उसको चेंज मैनेजर के हिसाब से वो लोग खुद को ढालें। The nudge theory is helpful not only in locating and comprehending existing influences। तो पहले से कोई आपका इन्फ्लुएंस है वो भी, और साथ में कोई और इन्फ्लुएंस जिसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन दी जानी चाहिए, या कोई भी गोल, जैसे कोई चीज़ जो है इसको रिमूव करना चाहिए, या कोई चीज़ इसको ऐड करना चाहिए, मतलब किसी भी टाइप का मॉडिफिकेशन करना चाहिए, तो हर किसी के लिए नश थ्योरी जो है एक्सप्लेनेशन देती है, और इससे अच्छे खासे पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो नश थ्योरी को अगर हम एक लाइन में बोलना चाहें तो वो एक लाइन क्या होगी, कि इसमें लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है ताकि वो सही डिसीजन ले, तो पॉजिटिव वे में इस थ्योरी को लिया जाता है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किसी भी टाइप का चेंज किया जाना है, ठीक है, तो पॉजिटिव जो है इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो नच थ्योरी में ऐसा ही किया जाता है, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको इनकरेज, मोटिवेट, जेंटली नजिंग और जेंटली पुशिंग उनको किया जाएगा, ताकि वो उस नए इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को ढाल ले, और जो भी चेंज किया जाने वाला है उस चेंज को वो लोग एक्सेप्ट करें। तो यही हमारा बेसिक हो गया नच थ्योरी के। सो नेक्स्ट है हमारा एडकार मॉडल। ये एक चेंज मैनेजमेंट का एक मॉडल है, इसको इस्तेमाल किया जाता है चेंज लाने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है जिसकी हेल्प से जो है, इस मॉडल की हेल्प से, एडकार मॉडल की हेल्प से भी जो है ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाया जा सकता है। तो एडकार में जो 5 टर्म्स है ADKAR, तो इसमें जो पहला लेटर है ए स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस। ठीक है, इसमें जो डी है, डी स्टैंड्स फॉर डिजायर। इसका जो के है, के स्टैंड्स फॉर नॉलेज। इसका जो ए है, ए स्टैंड्स फॉर एबिलिटी, एबिलिटी बोल सकते हैं या फिर कैपेबिलिटी बोल सकते हैं। और लास्ट का जो आर है, आर स्टैंड फॉर री इन्फोर्स। तो इसकी जो 5 टर्म्स है इसको हमें लागू करना होता है। इस तरह से जो है ये एडकार मॉडल कंप्लीट होता है। तो इसमें पहला स्टेज आता है आपका अवेयरनेस। अवेयरनेस ये देखिए यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है। तो पहले हमें जो है अपने जो एम्प्लॉयज हैं, जैसे अगर हम बात करें बैंकों में कंप्यूटर्स के लाने की, तो पहले जो है मैनेजर्स ने क्या किया होगा, जो लोग हैं उनको बताया होगा, अवेयरनेस की होगी कि हाँ इस तरीके का कुछ हमारा प्लान है। ठीक है, उनको अवेयरनेस कराई होगी कि क्यों आपको कंप्यूटर्स जो है लाया जा रहा है, उसके बारे में नॉलेज जो है स्टाफ को दी गई होगी। फिर अगला आता है डिजायर। डिजायर मतलब उनको बोला गया होगा कि तुम्हें जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये एक्सपेक्ट करती है कि तुम्हें कंप्यूटर्स जो है यूज करने पड़ेंगे, तो उनको उनके अंदर डिजायर क्रिएट करना पड़ेगा कि हाँ हमें ऐसा कुछ करना है। तीसरा नॉलेज, उनके अंदर जो है नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा उनको, जो है कि हाउ टू फैक्ट दिस ट्रांसफर, मतलब ये बात उनको बतानी पड़ेगी कि कैसे ये जो ट्रांसफर है इसको कैसे हम करेंगे, उसको रिगार्डिंग हमें नॉलेज देनी पड़ेगी। चौथा है एबिलिटी। एबिलिटी में क्या होगा, जैसे आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, सिखा रहे हैं कैसे करके कंप्यूटर्स को आप इस्तेमाल करेंगे। लास्ट है रीइंफोर्स, सारा कुछ किया, फाइनली क्या करोगे, कंप्यूटर्स को आप लागू कर दोगे। तो ये 5 स्टेप में जो है चेंज को पूरा किया जाता है। तो बहुत सिंपल सा मॉडल है ये भी, आपका गोल ओरिएंटेड मॉडल है, और इंडिविजुअल पे ज्यादा कंसिडरेट करता है कि इंडिविजुअल लेवल पे कैसे हमें चेंज करना है। और यहाँ पे लिखा है कि when using this model one must obtain each result और outcome in a specific order for the change to be। तो इसमें हमें हर स्टेप बाय स्टेप जो है इस मॉडल को हम लोग लागू करते हैं, और इसमें बेसिकली आपके 5 स्टेप इसमें होते हैं। ठीक है, और
यहाँ पे लिखा है चेंज मैनेजर्स कैन यूज दिस मॉडल टू आइडेंटिफाई वेरियस गैप और गैप इन द प्रोसेस ऑफ चेंज मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड। अब मान लीजिए चेंज मैनेजमेंट में कहीं पे गैप है, कोई परेशानी आ रही है, मान लीजिए लोगों को कंप्यूटर्स यूज करने नहीं आ रहे, तो वो जो गैप क्रिएट हो गया उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। तो इसमें हर स्टेजेस की बात की जाती है, तो स्टेप बाय स्टेप हमें पता लग जाता है कि कहाँ पे जो है गैप है और उस गैप को हम एफिशिएंट ट्रेनिंग देके जो है पूरा करते हैं। तो इस तरह से जो है आपका 5 मॉडल में ये आपका अटकार मॉडल कंप्लीट होता है 5 स्टेप में। पहला क्या था इसका, ए स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस, तो वही कॉन्शियसनेस की बात की गई है रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट एंड रिक्वेस्ट फॉर चेंज, मतलब इसमें हमें रिक्वायरमेंट बतानी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने एम्प्लॉय को, कि हम चेंज क्यों चाहते हैं। दूसरा स्टेप है इसका डिजायर, सेकंड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी पार्ट ऑफ और कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस, मतलब डिजायर, इच्छा कि हाँ हमें चेंज करना ही पड़ेगा। तीसरा नॉलेज, हाउ टू इफेक्ट दिस ट्रांसफर, ये जो चेंज होगा कैसे होगा, इसके रिगार्डिंग हम नॉलेज देंगे अपने स्टाफ को। चौथा कैपेबिलिटी, यानी चौथा जो है आपका ए स्टैंड्स फॉर एबिलिटी या कैपेबिलिटी, एक ही चीज है ये। द एबिलिटी टू इंटीग्रेट चेंज, तो अब हम उसकी एबिलिटी को बढ़ाएंगे, जैसे कंप्यूटर्स को लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग ये सब देना पड़ेगा, कंप्यूटर क्लासेस अपने एम्प्लॉय को देनी पड़ेगी। लास्ट आता है रीइंफोर्समेंट, ये सारे स्टेप हो गए। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम जो है फाइनली जो है अपना रीइंफोर्स कर देंगे, यानी सारे स्टेजेस में आपने सारा काम कंप्लीट कर लिया, ट्रेनिंग भी मिल गई, अब आप कंप्यूटर्स को जो है ले आओगे, उस काम को आप रीइंफोर्स कर दोगे। तो इस तरह से आपका एडकार मॉडल यहाँ पे कंप्लीट इसमें होता है। ये जो अटकार मॉडल है इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। क्या इसके एडवांटेजेस है, इसमें बोला है द अटकार मॉडल प्रोवाइड द कैपेबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग द रीजन व्हाई द चेंज दैट हैव बीन मेड आर नॉट वर्किंग, तो इसमें पता लग जाता है कि क्या ऐसा कारण है कि अगर हमने कुछ चेंज किया वो क्यों नहीं काम कर रहा और जो रिजल्ट है वो क्यों नहीं मिल पा रहा, क्योंकि इसमें जो है स्टेजेस में होता है, तो इससे अगर कहीं गैप है तो पता लग जाता है और उस गैप को हम लोग दूर करते हैं। और चेंज जो है लिखा ना, डाइसेक्ट द चेंज इनटू देयर कंपोनेंट पार्ट्स एंड देन पिन पॉइंट द एरिया इन विच ट्रांसफॉर्मेशन मे नॉट बी सक्सेसफुल। तो बोला जो चेंज है इसको हम लोग कई स्टेजेस में लाते हैं, मतलब अलग अलग कंपोनेंट्स में अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं चेंज को, तो इससे हमें पता लगता है कि कौन से एरिया में जो है सक्सेसफुल नहीं हमें मिल पा रही। ठीक है, तो ये काफी एक अच्छा तरीका है चेंज को मैनेज करने का। तो अटकार मॉडल क्या है, अटकार मॉडल क्या है, ये गोल ओरिएंटेड मॉडल है। इसमें 5 स्टेजेस में जो है चेंज को लाया जाता है। पहला स्टेप है इसका अवेयरनेस, दूसरा है डिजायरनेस, तीसरा है नॉलेज, चौथा है आपका एबिलिटी और लास्ट है रीइंफोर्स। तो 5 स्टेजेस में ये स्टेप जो है, ये वाला जो मॉडल है पूरा होता है। तो पहला आपका अवेयरनेस यानी कॉन्शियसनेस, इसमें क्या होता है कि हम जो स्टाफ है उनको अवेयरनेस बताते हैं कि हमें चेंज क्यों लाना है। दूसरा आ जाएगा आपका डी स्टैंड्स फॉर डिजायर, इसमें हम बताएंगे कि हमें अवेयरनेस लानी है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डिजायर है कि हाँ हमें चेंज लाना है, अपनी डिजायर हम बताएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि हमें लाना ही है। तीसरा नॉलेज, हम बताएंगे अपने स्टाफ को कि कैसे हम इस चेंज को ला सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम उनको नॉलेज देंगे। चौथा ए एबिलिटी, उनकी एबिलिटी को हम लोग बढ़ाएंगे, उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे, उनको ट्रेनिंग प्रॉपर देंगे। अब ये सारे 4 स्टेप पूरे होंगे तो लास्ट में हम रीइंफोर्स कर देंगे। रीइंफोर्स मतलब जो करंट पोजीशन है वहां पे अब हम मैनुअल सब कुछ हटा देंगे और अब सीधे जो है कंप्यूटर में उनको काम करने को बोल देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा रीइंफोर्स। इस मॉडल के फायदे क्या है, तो इस मॉडल से ये फायदा है कि अगर कोई गैप है तो हमें पता लग जाता है कि कौन सा गैप है और उसको हम लोग ट्रेनिंग के थ्रू जो है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और इसमें हमें ये भी पता लग जाता है कि कोई भी मैनेजमेंट का प्रोसेस है, कोई भी चेंज है, वो क्यों नहीं काम कर पा रहा, क्या उसका कारण है। और इस मॉडल का ये भी फायदा है कि इसमें जो चेंज है उसको हम कई हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग कॉम्पोनेंट, जैसे 4-5 स्टेजेस में हो रहा है ना, तो इसमें हमें पिन पॉइंट हो जाता है कौन सा एरिया जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा चेंज के लिए, तो उस स्टेजेस को हम जो है पूरा कर, जैसे मान लीजिए लोगों के अंदर डिजायर जनरेट करना, लोगों को अवेयरनेस करना, तो कौन से स्टेप में जो है सक्सेसफुल हासिल नहीं हो पा रहा वो हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट मॉडल हमारा यहाँ पे ब्रिज ट्रांजिशन मॉडल। ये जो ट्रांजिशन मॉडल है, ब्रिज ट्रांजिशन मॉडल, इट वाज डेवलप्ड बाय विलियम ब्रिज। तो विलियम ब्रिज नाम था जिन्होंने इस मॉडल को डेवलप किया था। ये अमेरिका के ऑथर थे, स्पीकर और ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेंट थे। ठीक है, तो ब्रिज ट्रांजिशन मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था विलियम ब्रिज के द्वारा। The theory was brought to the attention of general public after it was published in the book Managing Transition। तो उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिस बुक का नाम रखा था मैनेजिंग ट्रांजिशन, ट्रांजिशन को मैनेज करना। अब ये ट्रांजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन मतलब कोई चीज जो इनर हो, जो अंदर से आपको जो है लगे कि हाँ हमें चेंज होना है, तो वो होता है आपका इनर ट्रांजिशन। तो इन्होंने जो है एक किताब पब्लिश की थी जिसका नाम रखा इन्होंने मैनेजिंग ट्रांजिशन। तो तभी उनको जो है जनरल पब्लिक को ब्रिज ट्रांजिशन मॉडल के बारे में पता लगा। इस अप्रोच में थ्योरी में उन्होंने क्या बोला था कि मैनेज करने के लिए चेंज को क्या करना चाहिए। दिस अप्रोच मॉडल और थ्योरी इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द फैक्ट दैट इट कंसंट्रेट ऑन प्रोग्रेसिव रेदर देन मॉडिफिकेशन। तो ये प्रोग्रेसिव मॉडल पे ज्यादा फोकस करता है, ना कि मॉडिफिकेशन पे, तो इसीलिए काफी स्टैटिक मॉडल माना जाता है। अभी डिफरेंस क्या है, लिखा है ऑल्दो देयर इज ओनली अ फाइन लाइन बिटवीन द टू। जो प्रोग्रेसिव है या फिर चेंज है या मॉडिफिकेशन है, इसमें 2 टर्म्स इन्होंने इस्तेमाल किए, एक है चेंज और दूसरा है ट्रांजिशन। तो बोल रहा है कि चेंज होना, बदलना, ठीक है, ट्रांजिशन होना, ये भी बदलाव है, तो दोनों चीजें सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इट इज एसेंशियल टू बी अवेयर ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में और चेंज के बीच में जो है डिफरेंस मालूम होना चाहिए।
चेंज इज समथिंग दैट अकर टू पीपल इवन इफ दे आर अनअवेयर ऑफ इट इज हैपनिंग टू देम। तो चेंज का मतलब है कि मान लीजिए जो लोग हैं उनको खुद को जिनको जिनको मतलब वो जो लोग जिनमें चेंज आप कर रहे हैं तो उनको खुद को भी अवेयरनेस नहीं होगी कि हाँ उनके साथ कुछ चेंज हुआ है। तो चेंज क्या है? चेंज समथिंग, चेंज एक ऐसी चीज है दैट अकर्स टू पीपल जो लोगों को किया जाता है इवन इफ दे आर अनअवेयर ऑफ इट इज हैपनिंग टू। तो लोगों को मालूम नहीं होगा कि उनके साथ कुछ चेंज किया जा रहा है, उनको चेंज होना पड़ रहा है, तो उनको उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती। even though the even on the other hand वन हैंड ट्रांजिशन इज समथिंग दैट अकर। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांजिशन की तो ट्रांजिशन में पहले लोगों को फील कराया जाता है कि आपको चेंज होना है, तो ये इनसाइड आउट है, मतलब पहले उनको अंदर से फीलिंग आएगी कि हमें चेंज होना है, फिर बाहर आपको उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यही चेंज है ट्रांसफॉर्मेशन की। यहाँ पे इसमें यही बात की गई है कि चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंस है। इन्होंने बोला था कि जो है चेंज का मतलब है कि जो लोग हैं जिसमें आप चेंज कर रहे हैं काम के लिए, उनको पता भी नहीं लगेगा कि हम चेंज होकर काम कर रहे हैं, चेंज एनवायरमेंट पे काम कर रहे हैं। पर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि ये इनसाइड आउट है, मतलब पहले लोगों को फील कराया जाएगा कि हाँ आपको चेंज होना, और उसके बाद ही फिर जो है चेंज कंडक्ट किया जाता है। इस मॉडल में 3 स्टेप्स किए जाएंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप है एंड, गिव अप एंड लेट गो। एंड मतलब कोई भी चीज उसको खत्म करो, उसको जाने दो। सेकंड है न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल होके जो है आपको बिहेव करना है। तीसरा है न्यू बिगनिंग, मतलब जो पुरानी चीज उसको जाने दो, न्यूट्रल जोन में आप आ जाओ और एक नई बिगनिंग की शुरुआत करो। तो 3 स्टेप्स में जो है ये आपका ब्रिज ट्रांजिशन मॉडल जो है कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा मॉडल है, विलियम ब्रिज ने दिया, जो कि अमेरिका के एक ऑथर थे और वो एक स्पीकर और कंसल्टेंट भी थे, ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेंट। तो इनका मॉडल जो इन्होंने किताब लिखी थी मैनेजिंग ट्रांजिशन, तब से लोगों को पता लगा इनके मॉडल के बारे में। इनके मॉडल में जो है इन्होंने जो है प्रोग्रेसिव पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, ना कि मॉडिफिकेशन पे, मतलब प्रोग्रेसिव होना चाहिए ना कि मॉडिफाई होना चाहिए। तो इन्होंने जो है चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इन्होंने बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन होकर जो है हमें बदलाव करना है, ऐसे करके इन्होंने बोला। फिर बोल रहे हैं कि चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। चेंज का मतलब जो लोग हैं उनको उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती कि उनके ऊपर कुछ चेंज करके उनको कुछ काम किया जा रहा है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, ये इनसाइड आउट है, मतलब अंदर से लोगों को फीलिंग आती है और तब जो है वो चेंज को कंडक्ट करते हैं। इनसाइड आउट का प्रोसेस आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ये 3 स्टेजेस में होता है। पहला एंड, गिव अप, लेट गो। तो कोई चीज है उसको आप जाने दो, जो पुरानी चीज है उसको जाने दो, उसको भूल जाओ। न्यूट्रल जोन, बिल्कुल न्यूट्रल जोन में आप आ गए कि अभी ना कुछ पुराना है ना कुछ नया, बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अगला है न्यू बिगनिंग, अब जो नया चेंज किया जा रहा है उसकी नई शुरुआत है। तो उसमें पुरानी चीजों को जाने की बात की जाएगी, फिर एक न्यूट्रल जोन में आप आ जाओगे स्टेप 2 में, और फिर आपको न्यूट्रल जोन मतलब हमें कुछ मालूम नहीं है, अभी कुछ भी हमारे पास नहीं है। लेट गो में जो पुराना काम है उसको हटा दिया। न्यूट्रल जोन में अभी आपके पास कोई काम ही नहीं है। न्यू बिगनिंग में आपको नया काम दिया गया है जो कि चेंज के साथ सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो उस तरह से ये 3 स्टेप में आपका प्रोसेस कंप्लीट इसमें होता है। और क्वेश्चन है, व्हाट इज कुबलर रोज 5 स्टेज मॉडल। तो इसने जो है 5 स्टेज एक मॉडल दिया है, और इसने एग्जैक्टली क्या किया था, इन्होंने कंडक्ट की थी रिसर्च ऑन डेथ एंड डाइंग, और इनके मॉडल को एक और नाम दिया जाता है, वो है ग्रिफ मॉडल, ठीक है। ग्रिफ का मतलब क्या होता है, दुख, सैडनेस। तो इनके मॉडल को सैडनेस का नाम दिया जाता है। ये एक्जैक्टली क्या बताता है, इसका जो नाम ग्रिफ मॉडल इसीलिए रखा गया बिकॉज इट डिस्कस द वेरियस इमोशनल स्टेट एंड स्टेजेस दैट पीपल गो थ्रू व्हेन दे बिकम अवेयर दैट देयर टाइम। इसमें बोल रहा है कि जब लोग, इन्होंने मतलब डेथ और डाइंग के टाइम पे कई लोगों पे रिसर्च की थी, और उसमें उन्होंने देखा था कि जब उनका टाइम खत्म होने वाला तो अलग अलग इमोशनल स्टेज में जो है लोग गुजरते हैं, ठीक है। उसी को उन्होंने बताया था। और ये जो स्टेजेस आती है, ये स्टेजेस पर्सन के साथ तब भी होती है। दिस मॉडल इज अडेप्टेबल टू वेराइटी ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो इन्होंने जो जनरली स्टडी की थी वो जिन लोगों का डेथ या डाइंग की स्टेज में, तो उनके ऊपर रिसर्च की थी। और इसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो इमोशनल स्टेज लोगों को फेस करनी पड़ती है जब उनका टाइम आता है। लेकिन ये जो मॉडल है इस्तेमाल किया जा सकता है और भी जगह पे, जैसे बट नॉट लिमिटेड टू लॉस ऑफ जॉब और शिफ्ट इन, मतलब और भी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में, जैसे आप वर्क प्लेस में है, जॉब चला गया, या वर्क में एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कुछ शिफ्ट हो रहा है, तो वहाँ पे भी जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें क्या क्या इन्होंने स्टेजेस बनाई बताई थी, 5 स्टेजेस, इसका नाम ही है 5 स्टेज मॉडल। तो कौन सी 5 स्टेज इन्होंने बताई थी ह्यूमन बीइंग की। पहला था डिनाइल, when people are unable to accept the news about their diagnosis they are said to be in the first stage of model which is called denial। डिनाइल मतलब जब लोग किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, आप उनको कुछ बता रहे बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, तो फर्स्ट स्टेज है डिनाइल। सेकेंड है एंगर, आफ्टर केयरफुली प्रोसेसिंग द इन्फॉर्मेशन वंस इनिशियल रिएक्शन इज फ्रीक्वेंटली एंगर। तो जब भी आपको कुछ चीज पता लगती है, डिनाइल मतलब जैसे कुछ मान लीजिए आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, या जॉब आपका चला गया, या मान लीजिए आपके ऑफिस में कुछ चेंज हो रहा है, आपकी पोजीशन को लेकर चेंज हो रहा है, तो पहले आप मना करेंगे, हर कोई अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, ठीक है, तो पहले आप मना करेंगे। फिर सेकंड आपका जो ये मतलब इमोशनल स्टेट बता रहा है कि ह्यूमन में किस किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो पहले आपका मना होगा कि नहीं नहीं करना। फिर सेकंड आ जाएगा एंगर, जब आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करोगे कि नहीं मेरी भी पोजीशन चेंज होने वाली है, मुझे अभी
इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया, तो अगला आपका जो रिएक्शन है वो चेंज हो जाएगा। अभी इस स्टेज में आप मना कर रहे थे, अब आप पहुंच जाएंगे एंगर वाले स्टेज में। तीसरा नंबर आएगा आपका बार्गेनिंग। बार्गेनिंग मतलब जैसे हम दुकानदार में बोलते हैं ना कि नहीं ऐसा वैसा, तो इसमें बार्गेनिंग जो आपका तीसरा स्टेज है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द ऑप्टिमल आंसर्स टू प्रॉब्लम और प्रॉब्लम दैट हैज बीन प्रेजेंटेड, तो जो भी प्रॉब्लम हमारी है उसका हमें आंसर जानने की कोशिश करनी पड़ेगी बार्गेनिंग में। मतलब इसमें हम बात करेंगे, अपने ऑफिशियल से बात करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है, क्या मेरे को आप ट्रांसफर ना दो, इस तरह से जो है आप उसमें बार्गेनिंग करोगे। डिप्रेशन, जब आपको रियलाइज होता है दैट देयर अटेम्प्ट और बार्गेनिंग आर फ्रूटलेस, जब आपको लगता है कि आपने इतनी बार्गेनिंग की बट वो किसी काम की नहीं है, इट कैन कॉज देम टू एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ डिप्रेशन। तो आपका जो है कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और आप डिप्रेशन जो है डिप्रेस फील करते हैं। लास्ट आपका एक्सेप्टेंस। लास्ट में जो है एग्जैक्टली होता क्या कि ह्यूमन हर स्टेज से गुजरता है। पहले वो मना करता है, ठीक है, फिर वो गुस्से में आता है, फिर वो बार्गेन करने की कोशिश करता है, वो भी फ्रूटफुल नहीं है तो फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन के बाद जो लास्ट स्टेज है, मतलब डिप्रेशन में भी आप कब तक रहोगे, जैसे कहते हैं ना टाइम के साथ जो है जितने भी घाव है वो सब भर जाते हैं, तो वही बात यहाँ पे की गई है। डिप्रेशन स्टेज के बाद इंसान अगले स्टेज में आता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज अकरिंग, क्या जो हो रहा है, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करना शुरू करता है। और एक्सेप्ट पर्सन तभी करता है व्हेन ए पर्सन रियलाइज दैट बीइंग डिप्रेस्ड और फाइटिंग चेंज सेव नो पर्पस। उसने जो जो भी चेंज होने वाला है उसके रिगार्डिंग उसके अगेंस्ट उसने फाइट किया, वो काफी डिप्रेस्ड रहा बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। देर इज नो पॉइंट इन डूइंग इधर, तो उसको फिर ऐसा फील होता है कि ये सब करके कोई फायदा भी नहीं है, तो उस स्थिति को जो है एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो है आपका एक्सेप्टेंस स्टेज। ठीक है, तो इन स्टेजेस से 5 स्टेजेस से कोई ह्यूमन बींग गुजरता है। अगर कुछ भी चेंजेस आता है तो कुबलर रोज के द्वारा ये मॉडल दिया गया था। पहले वो मना करेगा, फिर वो नाराज हो जाएगा, गुस्सा दिखाएगा, एंगर, फिर उसके बाद वो बार्गेनिंग करेगा, फिर बार्गेनिंग भी किसी रिजल्ट को फ्रूटफुल रिजल्ट को नहीं देगी तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। और डिप्रेशन भी कब तक रहेगा, कुछ टाइम बाद वो डिप्रेशन स्टेज से बाहर आके एक्सेप्टेंस स्टेज में आ जाएगा, जब उसको लगेगा कि फाइटिंग जिस चेंज के लिए वो फाइट कर रहा है या जिसके लिए वो डिप्रेशन में है, तो वो कब तक, मतलब उससे कोई खास जो है बेनिफिट नहीं आ रहा, तो ऐसा करने में कोई फायदा भी नहीं है। देर इज नो पॉइंट इन डूइंग इधर, ना डिप्रेस रह के और ना ही फाइट करके, इसमें कोई फायदा नहीं है। तो उस स्थिति को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो वो होगा आपका एक्सेप्टेंस स्टेज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कोई भी इश्यूज हो गया, मान लीजिए ब्रांच में दो क्लर्क आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उनके आपस में बहस हो रही है, या कुछ भी कोई भी और इशू जो आपको ब्रांच में फील हो रहा है, ठीक है, स्टाफ एक दूसरे पर नेगेटिव कमेंट पास कर रहे हैं, तो जनरली ब्रांच में क्या होगा कि जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, तो उससे जो आपका आउटपुट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस होता है कि अच्छी आउटपुट देना, अच्छा आउटकम होना, तो वो कम हो जाता है, उस पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए सबसे जरूरी है कि कोई भी कन्फ्लिक्ट है, अगर कोई भी आपको लगता है कि क्लर्क के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट है, कहीं पे भी ब्रांच में कोई कन्फ्लिक्ट है, तो सबसे पहले उसको मैनेज करना होता है, यानी उस कन्फ्लिक्ट को दूर करना ही होगा आपका कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, रिमूवल ऑफ कन्फ्लिक्ट, जो भी कन्फ्लिक्ट है उसको दूर करना, वही होता है हमारा कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट थ्रू कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एम्स टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन मिनिमाइजिंग द पोटेंशियल फॉर नेगेटिव आउटकम एंड मैक्सिमाइजिंग द, तो बोल रहे हैं कि जो नेगेटिव आउटकम्स है उसको कम करना और जो पॉजिटिव आउटकम्स है उसको बढ़ाना, उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाते रखना। किन के बीच में? नेगेटिव आउटकम को कम करना, पॉजिटिव आउटकम को बढ़ाना, और उनके बीच में प्रॉपर बैलेंसिंग रखना, वही है हमारा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का क्या पर्पस है, क्या गोल है? द गोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज टू इंप्रूव लर्निंग एंड ग्रुप आउटकम्स सच एज ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है उसको ऐसा बनाना कि जो एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस है इंप्रूव किया जा सके, तो इसी पर्पस के लिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है। सम एग्जांपल ऑफ स्किल नीडेड फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, तो अगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करना चाह रहा है कोई अपना मैनेजर, तो उसके लिए क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए? तो पहला है क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Communication skills is one of the most important skills you need to have for conflict management because they are key to successful। जैसे दो लोग हैं, उनके बीच में मान लीजिए दो क्लर्क के बीच में कोई बहस हो रही है, ठीक है, वो खुश नहीं है, तो प्रॉपर आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, तो तभी आप जो है उनके बीच के कन्फ्लिक्ट को दूर कर पाओगे। तो सबसे जरूरी चीज है क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होना। सेकेंड है लिसनिंग, मतलब उनकी बात को आपको सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बीएम आया और उसने आके जो क्लर्क्स है उनको कोई ऑर्डर दे दिया कि तुम ऐसे करो तुम ऐसे करो, तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको उनकी बात भी सुननी पड़ेगी। ठीक है, तो लिसनिंग अटेंटिव, पूरा ध्यान से उनकी बात सुननी पड़ेगी। एंगेजिंग इन द प्रैक्टिस ऑफ एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति, आपको उनके साथ सहानुभूति दिखानी पड़ेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो इशू है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका मतलब एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी एक क्लर्क को दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हो, किसी एक का साथ दे रहे हो, तो उससे बात बढ़ेगी। तो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके जो है इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। सेटिंग द प्रायोरिटी लेवल, तो उनको बताना पड़ेगा कि ये बहस से जरूरी नहीं है, आपकी ये प्रायोरिटीज है, उनको सेटअप करना पड़ेगा। बीइंग पेशेंट, मतलब थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उनकी लड़ाई हो रही है और कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है और आप ही वहां पे शुरू हो गए, मतलब इस तरह से नहीं करना, पेशेंट रखना पड़ेगा।
अंडरस्टैंडिंग अदर बॉडी लैंग्वेज, तो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी फ़र्क पड़ता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। कई बार हम लोग वर्ड से उतना नहीं एक्सप्लेन कर सकते जितना हमारा बॉडी लैंग्वेज से होता है, ठीक है। फेस एक्सप्रेशन हो गया, आईज एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, चेहरे से, बॉडी के हाव भाव से। तो आपका जो फेस है वही आपकी 90% जो है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, तो 90% आपके फेस से, आपकी आई से 90% में से अगर हम बात करें तो 70% जो आपका आईज का जो होता है ना, आईज को देख के आप समझ सकते हो कि सामने वाले को कितना है। जैसे कोई बहुत गुस्से में है, तो उसकी शक्ल को तो देख के बाद में उसकी आईज को देख के आप समझ जाओगे कि हाँ बहुत गुस्से में। तो वही बोला कि बॉडी लैंग्वेज को रीड करना ये भी आना चाहिए। तो ये सारी स्किल्स चाहिए जिससे आप सही तरह से जो है ये कन्फ्लिक्ट को आप जो है मैनेज कर पाओगे। तो इसमें क्या क्या है, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए कुछ टेक्निक बताई गई। तो 5 टेक्निक है। पहला है रिफ्रेन फ्रॉम इग्नोरिंग द कन्फ्लिक्ट। तो कई बार जो है बीएम क्या सोचता है, 2 क्लर्क के बीच में बहुत बहस चल रही है वाली, ठीक है, वो बिल्कुल अच्छे से एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करे। बीएम बोला नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ कुछ बात ही नहीं है, मतलब वो क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। मतलब उस बात को मानने से ही वो मानना ही नहीं चाह रहा कि हाँ कोई कन्फ्लिक्ट है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना, अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि शुरू में तो ज्यादा उनके बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको रिजोल्व करना जरूरी है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। क्या चीज हमें करनी चाहिए, पहले रिफ्रेन फ्रॉम इग्नोरिंग द कन्फ्लिक्ट। तो हमें रिफ्रेन मतलब होता है मना करना या इग्नोर करना। तो हमें जो है कन्फ्लिक्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको अटेंशन देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इफ यू आर द टाइप ऑफ पर्सन हु प्रेफर टू अवॉइड कॉन्फ्रंटेशंस, द थॉट ऑफ बरिंग योर हेड इन द सैंड एंड एक्टिंग एज ए प्रॉब्लम। तो बोल रहा है कि आप ऐसे दिखा रहे हो कि जैसे प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, इस होप में कि अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मेन रियलिटी क्या है कि ज्यादातर केसेस में अगर आप ऐसा करते हो तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, इवन मोर सब, तो और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, तो स्टार्टिंग में आप उसका सोल्यूशन कीजिए। अगर नहीं करोगे तो बीमारी बहुत बढ़ जाएगी, फिर बाद में शायद उसका इलाज ना हो। तो वही ऐसे ही बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई छोटी सी बीमारी होगी, आप इग्नोर करो, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। तो ऐसा करोगे अगर आप, तो बहुत बीमारी बढ़ जाएगी, बाद में उसका इलाज भी नहीं होगा। तो सेम वही चीज अपने कन्फ्लिक्ट के साथ है कि अगर आपको लगता है कि ब्रांच में कोई कन्फ्लिक्ट है, तो आप बात कीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए। अगर आप इग्नोर करोगे तो ये प्रॉब्लम बाद में बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वही इसमें बोला है। यहाँ पे एक लाइन भी लिखी है कि कन्फ्लिक्ट जिसको इग्नोर किया जाता है तो वो बात टाइम के साथ बहुत वर्स हो जाती है और खराब हो जाती है, फिर बाद में आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेटर है कि पहले से उसको रिजोल्व करो। लिखा है ना, कन्फ्लिक्ट शुड बी रिजोल्व एज सुन एज, जैसे आपको लगता है कि कन्फ्लिक्ट वाली इशू है, प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको आप रिजोल्व करो। सेकेंड है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इशूज। इट इज imperative that you gather all the relevant information if you are asked with mediating। अगर आपको कोई भी डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए बोला गया, 2 लोगों के बीच में डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए बीएम आया मान लीजिए, ठीक है, C1 C2 2 क्लर्क के बीच के डिस्प्यूट के लिए, कन्फ्लिक्ट के लिए बीएम आया। तो जो बीएम है उसको सारी इन्फॉर्मेशन समझनी पड़ेगी, मतलब उसको जानना पड़ेगा कि क्या इशू है एग्जैक्टली, किसकी गलती है, किसने किसको क्या बोला है, ठीक है। अगर आप मीडिएटिंग के लिए आ रहे हैं, दोनों जो टीम मेंबर्स है, जो 2 टीम के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ, अगर आप उसको रिजोल्व करने जा रहे हैं तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप उनको क्या कम्युनिकेट करोगे, कुछ ना कुछ तो डिस्कस करने के लिए होना चाहिए ना। तो पूरा मैटर आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर पाओगे। और एक और बात, आपका जो बिहेव है वो इम्पार्शियल, ऐसा नहीं कि किसी एक का आप साथ दे रहे हैं, आपका एटीट्यूड बिल्कुल इम्पार्शियल होना चाहिए, तभी आप सही तरह से इस कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर पाओगे। तीसरा, ऑर्गेनाइज अ मीटिंग बिटवीन द वेरियस पार्टीज। तो जो मान लीजिए C1 C2 है, उनके बीच में कोई बहस हो रही है, कन्फ्लिक्ट है, तो जो बीएम है उनको अपने कैबिन में बुलाएगा और उनसे बात करेगा, एक मीटिंग उनके बीच में कंडक्ट कराएगा। तो मीटिंग का क्या फायदा है कि जो पार्टीज है उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो बात रख सके, अपनी बात एक दूसरे से बोल सके, क्योंकि कन्फ्लिक्ट में दोनों नाराज है, वो एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता। बीएम ने आगे अगर दोनों क्लर्कों को बुलाया, बिठाया, तो एक दूसरे को अपॉर्चुनिटी दी गई कि तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है बताओ, और इसको तुमसे क्या प्रॉब्लम है वो भी बताओ। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है मीटिंग के थ्रू कि तुम अपनी बात रखो, किस बात से तुम्हें प्रॉब्लम इसमें हो रही है। अगला आता है आइडेंटिफाई अ सॉल्यूशन। आफ्टर बोथ पार्टीज हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस। अब मान लीजिए दोनों पार्टीज के आपने मौका दिया, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपनी अपनी बात रखें, तो अब आप क्या करोगे, एक सॉल्यूशन दोगे कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को रिजोल्व किया जाए। तो प्रॉपर सॉल्यूशन इसमें आपको देना पड़ेगा। और कई बार तो ऐसे होता है कि जब आप उनकी बात भी सुन लेते हो तो बहुत से रिजॉल्व तो ऐसे ही हो जाते हैं, मतलब एक ऑनेस्ट और सिविलाइज कन्वर्सेशन से ही कई सारे जो है लिखा है ना, इन मैनी केसेस द कंफ्लिक्ट कैन ओनली बी रिजॉल्व थ्रू। अगर आप सही तरह से कम्युनिकेट करोगे ना, क्योंकि मान लीजिए C1 को C2 से कुछ प्रॉब्लम है, C2 को C1 से कुछ प्रॉब्लम है, बीएम ने दोनों को बिठाया कि अपनी बात रखवा के क्या प्रॉब्लम है। तो जब C1 ने C2 को बताया, C2 ने C1 को बताया, फिर जब उसने प्रॉब्लम बताई मुझे ये प्रॉब्लम है, पर वो साथ साथ ये भी बताएगा ना कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था और मेरे साथ क्या हुआ इस तरह से। तो प्रॉब्लम सुनने से क्या होता है कि आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही रिजॉल्व हो जाती है, एटलीस्ट उनके साथ डिस्कस करना जरूरी होता है, ठीक है। जब वो C1 बताएगा कि मैं ऐसे सोच रहा था, तो C2 को लगेगा कि हाँ ये मेरी गलती थी, ऐसे C2 अपनी बात बताएगा तो C1 को लगेगा हाँ ये मेरी गलती। तो इससे जो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। ये जो स्टेज है आइडेंटिफाई सॉल्यूशन, कई बार इसमें टाइम लग सकता है, कई बार दोनों पार्टीज जो एक दूसरे की बात को ना समझे, टाइम लग सकता है, लेकिन हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो भी डिफरेंसेस है उसको दूर किया जाए, और जो बैंक है उसको अपना बताना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को, बीएम को, कि हमारे प्रेफरेंसेस ये नहीं है, आपकी जो कंफ्लिक्ट है इसको आप लोग साइड रखिए,
ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये है, आपको ये पूरा करना है, ठीक है। तो मेन चीज वही है कि पार्टीज के बीच में कोलैबोरेट कराना और प्रॉपर डिटेल प्लान ऑफ एक्शन बताना कि जो प्रॉब्लम है इसको कैसे रिजॉल्व करना है, और आपकी प्रायोरिटीज ये है, ये आपके गोल है, ये लड़ाई झगड़ा ये कॉन्फ्लिक्ट ये आपके गोल नहीं, ये पूरा समझाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गई, रिजॉल्व हो गई, तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, मेंटेन विजिलेंट एंड फॉलो। कोई भी प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है तो बहुत चांस है, जैसे कोई बीमारी है उसका इलाज हो गया तो चांस है कि शायद वो बीमारी दोबारा लौट के आ जाए, तो वही चीज यहाँ पे भी है कि प्रॉपर आपको क्या करना पड़ेगा, जो सिचुएशन है उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। प्रॉपर विजिलेंस मतलब दोनों के बीच में सब कुछ रिजॉल्व हो जाने के बावजूद भी आपको पूरी नजर रखनी पड़ेगी, फॉलो करना पड़ेगा, इवन दो द प्रॉब्लम हैज बीन पिन पॉइंटेड एंड एड्रेस। तो जो प्रॉब्लम है वो एड्रेस हो गई है, दिस डजंट मीन दैट प्रॉब्लम विल वैनिश। तो बोल रहा है इसका ये मतलब नहीं कि प्रॉब्लम पूरी खत्म हो जाएगी। एज ए मैनेजर इट इज योर ड्यूटी टू चेक इन with both sides of conflict to certain whether the issue has been resolved and whether or not the steps have been outlined। तो बोला कि जो भी आपने सॉल्यूशन दी वो सॉल्यूशन पूरा हुआ कि नहीं हुआ, जो इश्यू रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, उसको लेके प्रॉपर आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। तो इसके साथ आपका ये जो मैनेजमेंट था, ये आपका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है पूरा इसके साथ हो जाएगा। इसके साथ ये चैप्टर ही आपको यहाँ पे खत्म हो गया, लेटेस्ट सबक हमारा यहाँ पे आ गया। चलिए देखते हैं हम लोगों ने क्या यहाँ पे देखा था। यहाँ पे टॉपिक था हमारा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। जो भी इश्यूज है रिजॉल्व, जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं अलग अलग टीम्स के बीच में, अलग अलग मेंबर्स के बीच में, उनको रिजॉल्व करना, और जो मिनिमम जो आपके जो नेगेटिव आउटकम्स है उसको मिनिमाइज करना, जो पॉजिटिव आउटकम्स है उसको मैक्सिमाइज करना, और इन नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बैलेंस बना के रखना, वही हमारा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आपका होना चाहिए, लिस्टिंग मतलब आपको दोनों पार्टीज को सुनना पड़ेगा, C1 C2 की बात, दोनों क्लर्क की बात मैनेजर को सुननी पड़ेगी, एम्पैथी मतलब सहानुभूति उनके साथ रखनी पड़ेगी, प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने वाला एटीट्यूड होना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ इसका हमें पॉजिटिव सॉल्यूशन देना है, प्रायोरिटीज लेवल उनके लिए सेट करनी पड़ेगी कि ये कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारा प्रायोरिटी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल तुम्हारे प्रायोरिटीज, वो सब बताना पड़ेगा, पेशेंट होना पड़ेगा, और जो बॉडी लैंग्वेज है उसको भी समझना पड़ेगा। 5 स्टेजेस में आप कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो 5 स्टेजेस में। तो पहला रिफ्रेन, तो बोल रहा है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको इग्नोर मत करो आप, आपको अगर आप प्रॉब्लम को इग्नोर करोगे तो बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच जाएगी। जैसे बीमारी है ना, इग्नोर करोगे तो बीमारी बढ़ जाएगी, सेम वैसे ही आपके कॉन्फ्लिक्ट के साथ है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे भी आपको कॉन्फ्लिक्ट का इशू हो रहा है तो उसको आप बात करो, कम्युनिकेट करो, उसको इग्नोर नहीं करना। सेकंड, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इशू। सेकंड स्टेज में आपको क्या करना पड़ेगा, इशू किस तरीके का, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करोगे ताकि आप जो रियल इशू है उसको समझ के आप जो है उनके साथ डिस्कस कर सको। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठी करनी चाहिए और पूरा मालूम होना चाहिए कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। उसके लिए सारा इन्फॉर्मेशन, सारी बात, क्या क्या रियल में इशूज थे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। और आपको एक इम्पार्शल मतलब कोई भी भेदभाव नहीं करना है, बिल्कुल इम्पार्शल न्यूट्रल होकर जो है आपको बात सुननी है, मेडिएटर का काम करना। मेडिएटर कौन होता है, जो दो पार्टीज के बीच में लड़ाई हो रही है उनके रिजॉल्व कराता है ना, उसको मेडिएटर बोलते हैं। तो उसके उस तरह से आप जो है इम्पार्शल बिहेवियर करके आपको जो है रिजॉल्व करना चाहिए। तीसरा, ऑर्गेनाइज मीटिंग। तो C1 C2 की बहस से तो BM ने उसको अपने कैबिनेट में बुलाया और एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, तो वो तीसरे स्टेप में है। तो मीटिंग ऑर्गेनाइज से क्या होता है कि जो पार्टीज है आपस में जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उनको एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो अपनी बात रख सके, ठीक है। तो वो अपने बात बोलेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम्स थी, तो वो जो पार्टीज है उनकी बात को सुना जाता है सेपरेटली मीटिंग में, ताकि जो डिफरेंसेस है वो उनको डिफरेंसेस को दूर कर सके, उसको रिजॉल्व कर सके इन इम्पार्शल। इम्पार्शल मतलब ऐसा नहीं कि BM किसी एक की बात को सुन के बोल रहे हैं हाँ हाँ तुमने ठीक किया, ठीक है, और उससे C2 और ज्यादा हट हो गया, तो वैसा नहीं करना, एकदम इम्पार्शल बिहेवियर आपको शो करना है। चौथा, आइडेंटिफाई सॉल्यूशन। अब आपने बात सुन ली तो एक सॉल्यूशन आप देने की कोशिश करोगे, पर बहुत से केसेस में ऐसे भी होता है कि जो दोनों पार्टीज है उनकी बात एक दूसरे को वो समझ लेते हैं ना, अगर सिविलाइज और ऑनेस्ट कन्वर्सेशन हो तो बात को समझ के उसी टाइम पे रिजॉल्व कर लेते हैं, पर किसी किसी केस में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। दोनों पार्टीज को एफर्ट्स करने पड़ेंगे ताकि जो डिफरेंसेस है उसको साइड करे और जो भी उनकी प्रेफरेंसेस है उसको वो मेन लेके चले। लास्ट है मेंटेन विजिल एंड फॉलो। मान लीजिए आपने पूरा दोनों पार्टीज के बीच में रिजोल्यूशन करा दिया, पर कोई भी बीमारी है, ऐसा नहीं कि उसको पता लग गया, उसको अपने एड्रेस किया तो बीमारी खत्म हो गई। हमें देखना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, इवन दो द प्रॉब्लम हैज बीन पिन पॉइंटेड। बोल रहे हैं जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया है, बातचीत की गई है उसको लेके, BM ने प्रॉपर मीटिंग आपकी कराई है, रेजोल्यूशन कराया, बट इसका ये मतलब नहीं कि प्रॉब्लम खत्म हो गई है। तो आप एज ए मैनेजर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जो कॉन्फ्लिक्ट के दोनों पार्टीज है उनको आप देखिए, असर्टेन करें कि जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से रिजॉल्व हो गई है, और इस बात को आपको ध्यान करना चाहिए कि जो सारी चीजें हैं, सारी चीजें जैसा आपने बोला उस हिसाब से हुई है कि नहीं हुई है, और आपको इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि बाद में जो है रिपीट ना हो इस तरीके का कुछ, तो इसलिए आपको प्रॉपर फॉलो भी करना पड़ेगा। इसके साथ हमारा लेटर सम अप आ गया। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को। सो हमारे चेक योर प्रोग्रेस यहाँ पे स्टार्ट हो गए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस नहीं है। पहले हम लोग प्लान करते हैं, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि जो काम है काम का बंटवारा किया जाता है, ठीक है, ये टास्क इसको किया जाएगा, तो वो सारा हमारा ऑर्गेनाइजिंग होता है। इसमें से बोला कौन सा इसमें से ऑर्गेनाइजिंग नहीं है।
डिवाइडिंग एंड असाइनिंग वर्क, काम को बंटवारा करना, असाइन करना, ये इसमें होता है। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कौन किसको रिपोर्ट करेगा टास्क के हिसाब से, तो वो भी इसमें रहता है। अगला है डिटरमाइनिंग हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, क्योंकि इसमें काम का बंटवारा किया जा रहा है और आपको जो काम दिया उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, तो पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है वो भी इसमें बताया जाता है। अगला है स्पेशलाइजिंग, वो इसमें नहीं होता, ठीक है, तो स्पेशलाइजिंग इसमें नहीं है और ये जो 3 पॉइंट्स है ये इसमें आपके हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका, पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी इनटू कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लाइन, तो प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से हमें क्या करना होता है, बांटा जाता है एक्टिविटी को, तो वो जाता है हमारा डिविजनल हायरार्की। चैप्टर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं फंक्शनल और ये सारा क्या होता है। डिविजनल हायरार्की में क्या होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट लाइन है उसके हिसाब से हमारी एक्टिविटी को कैटेगरी में बांटा जाता है, ठीक है, तो हमारा बी इसमें आंसर हो जाएगा। सी है, इट इज पॉसिबल टू डेलीगेट डिसीजन मेकिंग पावर टू इंडिविजुअल एट लोअर लेवल, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे बैंक होता है तो बैंक में क्या है, चेयरमैन है, तो चेयरमैन सारा डिसीजन नहीं लेता, जो बीएम है, हर मान लीजिए बैंकों की किसी बैंक की 5000 ब्रांच है, तो 5000 ब्रांच के जो बीएम है उनको पावर दी गई है कि उस ब्रांच को ऑपरेट करने के लिए जो चाहिए आप कर सकते हो, तो उनको वो पावर दी गई है। तो इसमें क्या होता है, डेलीगेट का मतलब होता है अथॉरिटी को देना, किसी और को काम देना लोअर लेवल पे, तो जो लोअर लेवल पे जो मैनेजमेंट है उनको पावर दी गई है इंडिविजुअल लेवल पे कि तुम डिसीजन ले सकते हो, तो उसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा सी। चौथा क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन स्पैम ऑफ मैनेजमेंट, ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। स्पैम ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, तो कितने सबऑर्डिनेट जो है किसी एक सुपरवाइजर को रिपोर्ट करते हैं उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे एक बीएम है, बीएम को 3 क्लर्कल रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बीएम का स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हो जाएगा, मतलब कितने सबऑर्डिनेट किसी एक सुपरवाइजर को जो है रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पांचवा क्वेश्चन है, व्हेन वी टॉक अबाउट सेंट्रलाइजेशन, जब हम सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं वी मीन, तो इसका क्या मतलब है, तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि सारी पावर जो है एक ही के पास होती है। अगर हम बात करें बैंकों के सेंट्रलाइजेशन की, तो सारे डिसीजन जो है जो सिर्फ चेयरमैन ले सकता है और कोई नहीं ले सकता, लेकिन बैंकों में तो ऐसा नहीं होता, बैंकों में डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम होता है। अगर हम सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है द प्रिजर्वेशन ऑफ वंस राइट टू मेक डिसीजन, तो इसमें एक ही को राइट मिलेगा कि वो डिसीजन ले सकता है, वो अपनी पावर डिलीगेट नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा सेंट्रलाइजेशन। तो फिफ्थ का आंसर आपका ए है। इसके साथ आपका चैप्टर जो है कंप्लीट इसमें हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो थे हमने लास्ट में जो प्रिंसिपल देखे ना, लेविन, ये सारे जो थे आपके इसी वाले पार्ट में, तो वही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इस वाले चैप्टर के लिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।